डिस्क्लेमर, ये कहानी और इसमें बयान किए गए तमाम किरदार महज तफरीक और कहानी सुनाने के मकसद के लिए हैं। आज वीडियो में शामिल आवाज़ और मनाज़िर के कुछ हिस्से 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के सामने के लिए मौजूद हो सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बराए करम अपने वालिदैन या सरपरस्त की इजाज़त से ही ये कहानी समाअत फरमाएं। ये एक चाइनीज़ नावल का उर्दू तर्जुमा है जिसका मकसद उर्दू सुनने वालों तक चीनी अदब, मार्शल आर्ट्स, एडवेंचर और सबक आमूज़ कहानियां खूबसूरत अंदाज में पेश करना है। शुक्रिया जी दोस्तों, कैसी लगी आपको यह शानदार कहानी? हमें पूरी उम्मीद है कि इस आलमी शोहरत यफ्ता स्टोरी से आप भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। अब यह कहानी अपने सबसे सनसानी खाइज मोड पर पहुंच चुकी है, जहां हर नए चैप्टर के साथ नए एडवेंचर्स, खतरनाक चैलेंजेस और हैरान कुन राज सामने आ रहे हैं, जो इस कहानी को मजीद दिलचस्प और दिल धड़का देने वाला बना रहे हैं। तो आइए सुनते हैं आज की जबरदस्त और ससनी खिसकस्ट। और हाँ, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जुड़े रहिए माय एफएम नॉवेल्स के साथ। चैप्टर नंबर 2551 से 2560 तक। चैप्टर 2551 इंटरमीडिएट सिटी के असरात। तब्दील शदा स्टोन फॉरेस्ट सिटी को घूरते हुए हुजूम ने आपस में गुफ्तगू शुरू कर दी। ताहम जीरो विंग के अरकान किसी भी दूसरे शख्स से ज्यादा हैरान थे। जैसे ही शहर पर लगी महर हटी, जीरो विंग के अरकान को वापस अंदर जाने की इजाजत मिल गई। जैसे ही वो शहर में दाखिल हुए, वो दंग रह गए। शहर की माना की कसाफत के अलावा, जिसे खिलाड़ी बाहर से भी महसूस कर सकते थे, ये खिलाड़ी शहर के नए बुनियादी ढांचे को देखकर दंग रह गए। न सिर्फ इमारतें मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ नजर आती थीं, बल्कि अब काफी सारी दुकानें गैर इंसानी एनपीसीज चला रहे थे। ये दुकानें खास जादुई स्क्रूलिज, पॉयशनस, खाना और मशरूबात फरोख्त कर रही थीं, जो आम तौर पर मार्केट में बहुत कामयाब होते हैं। सबसे अहम बात यह कि स्टोन फॉरेस्ट सिटी में अब एनपीसी तिजारती फर्मों की दुकानें भी मौजूद थीं। ये नई दुकानें बज़ाहिर आम एनपीसी दुकानों जैसी लग सकती थीं, लेकिन एनपीसी तिजारती फर्में अक्सर खिलाड़ियों के लिए कोर्स जारी करती थीं। एक बार जब खिलाड़ी किसी खास एनपीसी तिजारती फर्म के साथ काफ़ी शोहरत के पॉइंट्स हासिल कर लेते, तो वो खास आला दर्जे के कोर्स हासिल कर सकते थे जो भरपूर इनामात पेश करते थे, और अगर वो खुशकिस्मत होते तो वो उन कोर्स को मुकम्मल करके आला मयार के हथियार और साज व सामान भी हासिल कर सकते थे। ये एनपीसी तिजारती फर्में इन अहम वजूहात में से एक थीं जिनकी वजह से अब भी आज़ाद और गिल्ड के खिलाड़ी कसरत से एनपीसी शहरों का दौरा करते थे। अब जबकि स्टोन फॉरेस्ट सिटी में इन तिजारती फर्मों की कुछ दुकानें भी मौजूद थीं, वो शोहरत के पॉइंट्स हासिल करना और कोर्स लेना जारी रख सकते थे, जिससे उन्हें एनपीसी शहर वापस जाने की जहमत से नजात मिल गई। आपने ये कैसे किया, गिल्ड लीडर? क्या ये वाकई स्टोन फॉरेस्ट सिटी है? शाइस्ता ने पूछा। मेन स्ट्रीट के अर्द गिर्द देखते हुए इसका दिल जोर से धड़क रहा था। स्टोन फॉरेस्ट सिटी में अब वाइट रिवर सिटी की तरह ही बहुत सी बुलंद व बाला इमारतें और एडवांस दुकानें मौजूद थीं। सच तो ये है कि अगर वहां तवज्जो खींचने वाला फ्रीडम होटल न होता, तो वो यही समझती कि वो किसी बड़े एनपीसी शहर में दाखिल हो गई है। एनपीसी और गिल्ड शहरों के दरमियान सबसे बड़ा फर्क उन एनपीसी तिजारती फर्मों की मौजूदगी थी। वो एनपीसी शहरों में दस्तयाब तकरीबन आधे कोर्स की जिम्मेदार थीं। ये कोर्स वाफिर मिकदार में तजर्बा फराहम करते थे, बल्कि इनमें भारी माली इनामात भी मिलते थे। यहां तक कि माहिर खिलाड़ियों के लिए भी ये कोर्स आमदनी का एक अहम जरिया थे। यही वजह थी कि खिलाड़ी अब भी एनपीसी शहरों से जुड़े हुए थे। अगर वो उन कोर्स को नजरअंदाज करते तो वो अपनी आधी आमदनी खो देते, और उससे आम खिलाड़ियों के लिए गार्ड्स डोमेन में जिंदा रहना मुश्किल हो जाता। बहरहाल, लेवल 100 के नक्शों में नायाब मवाद और साज व सामान हासिल करने के इम्कानात नाकाबिल यकीन हद तक कम थे। इस मकाम पर आम खिलाड़ी लेवल 100 के नक्शों में सिर्फ तजर्बे के लिए ग्राइंडिंग करते थे। वो उन इलाकों पर आमदनी के एक मुस्तहकम जरिए के तौर पर भरोसा नहीं करते थे। अब जबकि स्टोन फॉरेस्ट सिटी में एनपीसी तिजारती फर्मों की बहुत सी एडवांस दुकानें मौजूद थीं, वहां रहने वाले खिलाड़ियों को तिजारती फर्मों के कोर्स लेने या जमा कराने के लिए एनपीसी शहर वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आसानी से स्टोन फॉरेस्ट सिटी में ऐसा कर सकते थे। ये इजाफी खुसूसियत आम खिलाड़ियों के लिए तो सिर्फ एक मामूली सहूलत होगी, लेकिन मुख्तलिफ ताकतों के लिए ये उन्हें इन जंजीरों से आज़ाद कर देगी जो उन्हें एनपीसी शहरों से बांधे हुए थे। अगर दीगर ताकतों के पास अपने गिल्ड शहरों में ये खुसूसियत होती, तो वो एनपीसी शहरों की मदद के बगैर भी आज़ादाना तौर पर तरक्की कर सकते थे। वो जहां चाहते वहां अपनी तरक्की कर सकते थे। यकीनन ये स्टोन फॉरेस्ट सिटी ही है। एक बार जब कोई गिल्ड शहर इंटरमीडिएट रैंक तक पहुंच जाता है, तो वो मैदानों में आज़ादाना तौर पर बका की सलाहियत हासिल कर लेता है। सैफ अली ने शाइस्ता के पुरजोश तासुरात देखकर मुस्कुराते हुए कहा। बेसिक सिटी और इंटरमीडिएट सिटी के दरमियान सिर्फ एक रैंक का फर्क हो सकता है,
लेकिन ये जमीन और आसमान के फर्क जैसा था। यही वजह थी कि वो स्टोन फॉरेस्ट सिटी को इंटरमीडिएट रैंक पर अपग्रेड करने के लिए इतना बेताब था। एक इंटरमीडिएट सिटी के तौर पर स्टोन फॉरेस्ट सिटी बिल्कुल ठीक तरीके से फल फूल सकता था, चाहे जीरो विंग स्टार मून किंगडम को खो ही क्यों ना दे। खेल के इस मरहले पर एनपीसी शहरों में मुकाबला शदीद हो गया था और वो अब खिलाड़ियों के कंट्रोल में नहीं रहे थे। नतीजे के तौर पर एनपीसी शहरों का इंतजाम करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल हो गया था और दीगर ताकतों के कब्जे का खतरा भी मौजूद था। इसके बरक्स खिलाड़ियों का गिल्ड शहरों पर मुकम्मल कंट्रोल था। अगर दूसरी ताकतें किसी शहर पर कब्जा करना चाहती थीं तो उन्हें इसे फतह करना पड़ता था। ताहम सैफ अली फ्रीडम होटल की तकमील को स्टोन फॉरेस्ट सिटी की तरक्की से कहीं ज्यादा अहम समझते थे। ये होटल वो किलीद होगा जो एक गिल्ड शहर को खुशहाली की तरफ ले जाएगा। न सिर्फ फ्रीडम होटल की माना नाकाबिल यकीन हद तक कसीफ थी, बल्कि खिलाड़ी उसके अंदर टेलीपोर्टेशन अरेज भी कायम कर सकते थे। एनपीसी शहरों के बरक्स गिल्ड शहरों के लिए कोई रिटर्न स्क्रूलिज नहीं थे और उन्हें हासिल करना एक बड़ा चैलेंज था। ताहम फ्रीडम होटल इस चैलेंज को पूरा कर सकता था। फ्रीडम होटल का कोई भी मेहमान रिटर्न स्क्रूलिज खरीद सकता था और किसी भी वक्त और कहीं से भी वहां टेलीपोर्ट कर सकता था। यह खुसूसियत इन खिलाड़ियों के लिए बेहद आसान थी जिनकी शहर के अंदर कोई रहायशगाह या घर नहीं था। जंगी खिलाड़ियों को फराहम करदा सहूलत के अलावा फ्रीडम होटल लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों के लिए भी नुमायां तौर पर मददगार साबित होगा। होटल में आराम करने के दौरान खिलाड़ी न सिर्फ डबल एक्सपी बफ जमा करेंगे बल्कि वो डबल लाइफ स्टाइल प्रोफेशंसी बफ भी हासिल करेंगे। बदकिस्मती से वो प्रोफेशंसी बफ को डबल एक्सपी जितनी तेजी से जमा नहीं कर सकते थे, लेकिन ये लाइफ स्टाइल खिलाड़ियों के लिए एक कीमती बोनस था। लाइफ स्टाइल प्रोफेशंसी हासिल करने की शरह बढ़ाने वाले औजार और पॉजिशनर्स अब भी मार्केट में इंतहाई महंगे थे, जो आम खिलाड़ियों के बजट से कहीं बाहर थे। गिल्ड लीडर, हमारे अरकान अपनी जगहों पर मौजूद हैं। क्या हम अब स्टोन फॉरेस्ट सिटी को खोल दें? शाइस्ता ने पुरसुकून होने के बाद रिपोर्ट दी। डार्क वर्ल्ड के हमले से निमटने के लिए उन्होंने गिल्ड की अफरादी कुव्वत का एक बड़ा हिस्सा स्टोन फॉरेस्ट सिटी भेज दिया था। अगरचे शहर अब बहुत बड़ा हो गया था, फिर भी वो बगैर किसी मसले के इसका इंतजाम संभाल सकते थे। मजीद बरा शाइस्ता शहर को अवाम के सामने पेश करने के लिए बेताब थी। एक बार जब स्टोन फॉरेस्ट सिटी दोबारा खुल जाएगा तो आज़ाद माहिरीन के लिए खामोश बैठना मुश्किल हो जाएगा। वो शहर की तब्दीलियों को देखकर जीरो विंग में शामिल होने का फैसला भी कर सकते हैं। जीरो विंग अब वाहिद गिल्ड था जो एनपीसी रियासतों और सल्तनतों से आज़ाद हुआ था और शहर की मदद से गिल्ड के अरकान दूसरे खिलाड़ियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेजी से लेवल अप कर सकते थे। थोड़ा इंतजार करो, जब मैं फ्रीडम होटल का काम मुकम्मल कर लूंगा तो हम शहर खोल सकते हैं, सैफ अली ने कहा। फ्रीडम होटल, शाइस्ता थोड़ी उलझन में थी। होटल तो पहले ही तामीर हो चुका था, अब मजीद क्या करना बाकी था? ताहम सैफ अली ने वजाहत नहीं की और इसे स्टोन फॉरेस्ट सिटी के इंतजाम और दाखिला फीस की वसूली को बेहतर बनाने की हिदायत की। इसके बाद वो करीबी फ्रीडम होटल की तरफ चल पड़े। जब वो होटल के अंदरूनी सहन में खड़े हुए, जिसे उन्होंने ज़ाती तौर पर बनाया था, तो सैफ अली ने अपने बैग से कदीम शजरन हयात का पौधा निकाला। यहां माना कि कसाफत शहर में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। अगर ये भी काफी नहीं है तो मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। चैप्टर 2552 फ्रीगुमनेटेड डिवाइन आर्टिफैक्ट के असरात। जैसे ही सैफ अली ने पुरसुकून सहन में शजरन हयात के पौधे को हुआ में निकाला, इलाके की माना बिफर गई और दीवानावार पौधे के गिर्द जमा होने लगी। एक लम्हे के बाद सैफ अली ने पौधे से जिंदगी की एक लहर महसूस की और उसका हाला इतना ताकतवर हो गया कि वो नजर आने लगा। जैसे ही सब्ज तवानाई उन तक पहुंची, आसपास के पौधे हैरत अंगेज रफ्तार से बढ़ने लगे। कामयाबी? सैफ अली ने पौधे का रद्दे अमल देखकर एक गहरा सांस लिया। अगर इस सहन की माना पौधे के लिए काफी कसीफ न होती तो उनके पास इसे छोड़ने और स्टोन फॉरेस्ट सिटी को मैन सिटी में तरक्की देने के बाद जवान दरख्त की परवरिश करने के अलावा कोई चारा न होता। ताहम एक गिल्ड शहर को इस रैंक तक अपग्रेड करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। न सिर्फ हुक्मरान गिल्ड का ताकतवर होना जरूरी था, बल्कि उसे अपने शहर को तरक्की देने के लिए बहुत ज्यादा वक्त की भी जरूरत होती। सैफ अली ने एहतियात से पौधे को सहन के बीचों बीच लगा दिया। उन्होंने सहन को डिजाइन किया था और खास तौर पर उसके मरकज में शजरन हयात के लिए जमीन का एक टुकड़ा महफूज किया था। दुरुस्त तौर पर कहूं तो
انہوں نے صحن کے اندر ایک جھیل کے بیچ میں ایک چھوٹا سا جزیرہ ڈیزائن کیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف جھیل کی تہ میں مانا جمع کرنے والا جادوئی ارے کندہ کیا تھا، بلکہ مٹی میں کافی سارے مانا سٹونز بھی پیوست کیے تھے۔ نتیجے کے طور پر جھیل کا پانی مانا سے لبریز تھا۔ مجموعی طور پر صرف جھیل کی روزانہ دیکھ بھال پر تقریباً 200 مانا سٹونز خرچ ہوتے تھے۔ ان کے ماضی کی مختلف سپر پاورز اسے شجن حیات اگانے کے لیے معیاری ترتیب سمجھتی تھیں۔ صرف شجن حیات کو برقرار رکھنے کے لیے درکار مانا سٹونز موجودہ فرسٹ ریٹ گلز کو دل کا دورہ دلانے کے لیے کافی ہوتے۔ عام طاقتیں شجن حیات کے ساتھ کھیلنے کی استطاعت نہیں رکھتی تھیں۔ خوش قسمتی سے ان کے پاس فلاسفرز ہینڈ موجود تھا۔ سیف علی کے پودا لگانے کے بعد صحن کی ہوا لرزتی ہوئی محسوس ہوئی۔ پرسکون ٹھنڈا ماحول کچھ دیر کے لیے شدید گرم ہو گیا، یہاں تک کہ سیف علی کو بھی یہ محسوس ہوا۔ تقریباً 3 سیکنڈ کے بعد پودا ایک بڑے زمردی درخت کی شکل اختیار کر گیا۔ اس کا تنا اتنا موٹا تھا کہ اسے گھیرے میں لینے کے لیے 3 بالغ آدمیوں کی ضرورت ہوتی۔ جیسے ہی درخت بلوغت کو پہنچا، اندرونی صحن میں زندگی کا کثیف حالہ پھیل گیا، جس نے ہر چیز کو سبز رنگ کی ہلکی سی جھلک دے دی۔ زیادہ درجہ حرارت بھی خوشگوار گرمی میں بدلنے لگا۔ سیف علی کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کسی گرم دھوپ والے دن ایک کھیت کے بیچ میں کھڑے ہوں۔ کیا یہ فریگمنٹڈ ڈیوائن آرٹیفیکٹ کا اثر ہے؟ سیف علی نے اندرونی صحن میں ہونے والی تبدیلیوں کو محسوس کرتے ہوئے حیرت سے سوچا۔ صرف شجن حیات لگانے سے ہی صحن زندگی کی توانائی سے بھر گیا تھا، اور یہ ناقابل یقین حد تک کثیف تھی۔ اس حالے میں نہاتے ہوئے سیف علی محسوس کر سکتے تھے کہ ان کے اندر موجود بیرونی توانائی تیزی سے غائب ہو رہی ہے، اور ان کا ذہن غیر معمولی طور پر تر و تازہ محسوس ہو رہا تھا۔ یہ احساس اس پرسکون بے حسی جیسا نہیں تھا جو کھلاڑی انتہائی کثیف مانا کے قریب محسوس کرتے تھے، بلکہ سیف علی کا ذہن پاکیزہ اور توانا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے تمام خیالات کو واضح الگ راستے مل گئے ہوں، اور وہ جانتے ہوں کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اگر کھلاڑی یہاں جنگی تکنیکوں کی مشق کر سکتے تو انہیں سیکھنے میں بہت آسانی ہوتی۔ بہرحال کھلاڑیوں کو مشق کرنے اور انہیں بہتر طریقے سے انجام دینے کے لیے تکنیکوں کی واضح سمجھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ میں ہر کسی کو اس صحن میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ سیف علی نے شجن حیات کو دیکھ کر ایک تلخ مسکراہٹ دی۔ شجن حیات جڑ پکڑ چکا تھا، اور کوئی بھی کھلاڑی عام شناختی مہارت کے ذریعے درخت کی شناخت کر سکتا تھا۔ اگر یہ خبر باہر نکل گئی کہ اسٹون فارسٹ سٹی میں فریگمنٹڈ ڈیوائن آرٹیفیکٹ رینک کا شجن حیات موجود ہے، تو این پی سی طاقتیں بھی زیرو ونگ کو سکون سے نہیں رہنے دیں گی۔ کھلاڑیوں کی تو بات ہی الگ ہے، ہر کوئی اسے چرانے کے لیے اپنی پوری کوشش کرے گا۔ اس کے باوجود سیف علی اس نتیجے سے بہت مطمئن تھے۔ شجن حیات کے بونس اثرات ان کا مقصد نہیں تھے، بلکہ وہ اشیاء تھیں جو یہ پیدا کرے گا۔ انہیں واٹر آف لائف اور نیوکلیائی آف لائف دونوں کی اشد ضرورت تھی۔ یہ درخت فروٹس آف لائف بھی پیدا کرے گا، جو این پی سیز اور کھلاڑیوں کی ترقی کے لیے خدائی اوزار تھے۔ اب انہیں بس شجن حیات کے ان اشیاء کو پیدا کرنے کا انتظار کرنا تھا۔ شجن حیات کا معاملہ حل ہونے کے بعد سیف علی نے شائستہ سے رابطہ کیا اور پوچھا، شائستہ، تمہاری طرف کے انتظامات کیسے چل رہے ہیں؟ سب اپنی جگہوں پر ہیں۔ ہماری بحث کے بعد ہم نے داخلہ فیس 20 سلور مقرر کی ہے۔ لیول 100 کے نیوٹرل نقشوں کو تلاش کرنے کی صلاحیت رکھنے والا کوئی بھی کھلاڑی ایک ماہر ہے، اس لیے وہ یہ قیمت ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہوگا، شائستہ نے کہا۔ فیکس 10 سلور پر بھی اسٹون فارسٹ سٹی کی کھلاڑیوں کی آبادی اپنی حد تک پہنچ گئی تھی۔ اب جب کہ اسٹون فارسٹ سٹی ایک انٹرمیڈیٹ سٹی تھا، نہ صرف اس کی دیواروں کے اندر مانا کی کثافت بڑھ گئی تھی، بلکہ این پی سی تجارتی فرموں کی دکانیں بھی دستیاب تھیں۔ لہٰذا شائستہ اور اس کے ماتحتوں نے اتفاق کیا تھا کہ اگر وہ داخلہ فیس دوگنی بھی کر دیں، تب بھی اسٹون فارسٹ سٹی کی کھلاڑیوں کی آبادی آسمان کو چھو سکتی۔ این پی سی تجارتی فرموں کی طرف سے پیش کردہ کوٹس کھلاڑیوں کی آمدنی کا ایک بڑا حصہ فراہم کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے ماہرین این پی سی شہروں میں اپنی کارروائیوں کا اڈا رکھنے پر اصرار کرتے تھے۔ 20 سلور! تم لوگ تو بہت ظالم ہو، سیف علی نئی داخلہ فیس سن کر تھوڑا حیران ہوئے۔ مزید برآں خاتون کے تاثرات سے لگ رہا تھا کہ وہ اب بھی اس قیمت کو تھوڑا کم سمجھتی ہے۔ ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سیف علی نے بات جاری رکھی، یہ مناسب لگتا ہے، لیکن ہم زیرو ونگ کو جلد از جلد ترقی دینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ایسا کرنے کے لیے ہمیں شہر کی طرف زیادہ سے زیادہ ماہرین کو راغب کرنے کی ضرورت ہوگی۔
आमतौर पर माहिर खिलाड़ियों की अपनी निजी टीमें होती हैं जिनमें कम मेयार के खिलाड़ी भी शामिल होते हैं। अगर वो खिलाड़ी स्टोन फॉरेस्ट सिटी में जिंदा नहीं रह सकते तो उनके माहिर दोस्त कहीं और चले जाएंगे। स्टोन फॉरेस्ट सिटी पहले के मुकाबले में बहुत बड़ा था और अगर 7 या 8 मिलियन खिलाड़ी भी आते तो इसमें काफी जगह बचती। अब उन्हें शहर की तरक्की के लिए सिर्फ माहिरीन तक रसाई महदूद करने की जरूरत नहीं थी। शहर में जितने ज्यादा खिलाड़ी होंगे वो इतना ही खुशहाल होगा। बदले में ज्यादा एनपीसीज आएंगे, खास तौर पर दूसरी नस्लों के। मजीद बरा, अब जबकि जीरो विंग बैन अलबर्रअज़मी सफर के काबिल हो गया था, गिल्ड के लिए पैसा अब कोई मसला नहीं रहा था। पैसे पर तवज्जो देने के बजाय उन्हें जीरो विंग की ताकत बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जीरो विंग इतने ज्यादा टीम खिलाड़ी तैयार नहीं कर रहा था जितने पहले कर रहा था, और अगर वो कम वक्त में ज्यादा खिलाड़ियों को रागिब करना चाहते थे तो उन्हें मजीद माहिर खिलाड़ियों को भर्ती करना होगा। इस सूरत में क्या हमें 10 सिल्वर पर ही कायम रहना चाहिए? शाइस्ता ने पूछा। सुनने के बाद वो सैफ अली की दलील से मुत्तफिक हो गई। शहर के पिछले ज़ायरीन में से ज्यादातर मुख्तलिफ गिल्ड्स के माहिरीन और ताकतवर एडवेंचर टीमों के अरकान थे। आज़ाद माहिरीन स्टोन फॉरेस्ट सिटी की खिलाड़ियों की आबादी का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा थे। ताहम उसने इस मामले पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी थी क्योंकि स्टोन फॉरेस्ट सिटी सिर्फ एक महदूद तादाद में खिलाड़ियों की गुंजाइश रखता था। अब जबकि आम खिलाड़ी लेवल 100 तक पहुंच चुके थे, शहर की दाखिला फीस में बहुत ज्यादा इजाफा करना नादानी होगी क्योंकि उन्हें जीरो विंग में मजीद खिलाड़ियों को भर्ती करने और मजीद 3 माहिरीन तैयार करने की जरूरत थी। नहीं, इसे कम से कम 5 सिल्वर कर दो, सैफ अली ने फैसला किया। 5? शाइस्ता हकला गई, दंग रह गई। स्टोन फॉरेस्ट सिटी अब एक इंटरमीडिएट सिटी था। असल दाखिला फीस को बरकरार रखना ही पहले से एक बड़ी रियायत होती। वो तसव्वुर भी नहीं करना चाहती थी कि अगर उन्होंने दाखिला फीस कम करके 5 सिल्वर कर दी तो शहर का क्या बनेगा। हाँ, बस उसे 5 सिल्वर पर सीट कर दो, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। अब वक्त आ गया है कि हम जीरो विंग में कुछ तब्दीलियां करें। सैफ अली ने फिर शाइस्ता को हिदायत की कि दाखिला फीस एडजस्ट करने के बाद शहर को अवाम के लिए खोल दिया जाए। दरी असना, शहर के बाहर मौजूद बेशुमार आज़ाद और गिल्ड खिलाड़ी बेसब्री हो रहे थे। वो सब स्टोन फॉरेस्ट सिटी की अचानक तरक्की के बारे में अपने अंदाजे शेयर कर रहे थे। क्या जीरो विंग वाकई हमें पूरा दिन बाहर इंतजार करवाने वाला है? मुझे शक है। यहां हम में से बहुत ज्यादा लोग मौजूद हैं। सिर्फ दाखिला फीस ही किसी भी ताकत को हसद करने के लिए काफी होगी। जीरो विंग इतने ज्यादा पैसे कैसे छोड़ सकता है? हाँ, देखो, स्टोन फॉरेस्ट सिटी खुल गया है। चैप्टर 2553 हैरान कुन स्टोन फॉरेस्ट सिटी। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के अंदरूनी इलाके में बेहतरीन साज व सामान से लैस लेवल 107 से ऊपर के माहिरीन की 100 रुकनी टीम जमीन नाप रही थी जब वो जंगल के रास्ते से स्टोन फॉरेस्ट सिटी की तरफ बढ़ रही थी। टीम के माउनेट्स में सबसे कमजोर सीक्रेट सिल्वर रैंक का था, और जैसे ही टीम दिलेरी से छोटे रास्ते पर उड़ती हुई आई, उनके रास्ते में आने वाले तमाम खिलाड़ी एक तरफ हिट गए। किसी ने भी टीम की पेशकदमी में रुकावट डालने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के अरकान भी एक तरफ हो गए। खिलाड़ी सिर्फ इन माहिर टीमों के पर असर हाले की वजह से रास्ते से नहीं हिट रहे थे, बल्कि इस गिल्ड एम्बलम की वजह से भी जो इन खिलाड़ियों ने पहन रखा था। ये क्रिम्सन एम्परर का निशान था, और गार्ड्स डोमेन की बड़ी ताकतें भी इस गिल्ड को नाराज करने की इस्तिताअत नहीं रखती थीं। याद रखो जो ग्रैंड एल्डर्स ने तुमसे कहा था, अल-यूजरी। स्टोन फॉरेस्ट सिटी में दाखिल होने के बाद तुमने कोई गैर जरूरी हरकत नहीं करनी। 6 पंजों वाले जंगी रीछ पर सवार और क्रिम्सन एम्परर की मरकजी फोर्स की क़ियादत करने वाले खौफनाक आदमी ने अल-यूजरी वर्ड्स को खबरदार किया, जो अपने पूरे सफर के दौरान खामोश रही थी। अगरचे वो नहीं जानता था कि उसे क्यों लगता है कि जीरो विंग डैमनस हार्ट के हमले को रोक सकता है, लेकिन गिल्ड का हुक्म हर्फन आखिर था। अगर अल-यूजरी वर्ड्स ने जीरो विंग को कोई मालूमात फराहम की और मुख्तलिफ ताकतों और डैमनस हार्ट को इसका पता चल गया, तो वो उनके गिल्ड को बहुत मुश्किल पोजीशन में डाल देगी। मुझ में कम अज कम इतनी अक्ल तो है। मैं सिर्फ एक नज़र देखने जा रही हूं। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं, अल-यूजरी वर्ड्स ने हंसते हुए कहा। ज़ाती तौर पर इसे नहीं लगता था कि जीरो विंग का मुख्तलिफ सुपर पावर्स और डैमनस हार्ट के खिलाफ कोई खास मौका है। इसे सिर्फ ये लगता था कि गिल्ड इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। वो सिर्फ अपने मफरूज़े की तस्दीक के लिए स्टोन फॉरेस्ट सिटी जाना चाहती थी। जब दोनों खामोश हुए तो छोटे बालों वाली एक लंबी
खूबसूरत खातून सोरसमीन सवारी करते हुए आगे बढ़ी और अल्यूजरी वर्ड्स के माउंट के साथ अपनी रफ्तार मलाई। टीम के दीगर माहिरीन के बरक्स, उसने क्रिम्सन एम्परर का गिल्ड एम्बलम नहीं पहना हुआ था। क्या आपको यकीन है कि हमें अपने साथ ले जाना ठीक है? वाइस गिल्ड लीडर अल्यूजरी, छोटे बालों वाली खातून ने पूछा। अगर सैफ अली वहां मौजूद होते तो वो काफी हैरान होते। ये छोटे बालों वाली सोरसमीन कोई और नहीं बल्कि डार्क डैन के एक्सट्रीम लाइट शेल्टर से ताल्लुक रखने वाली ग्रेसफुल मोनारक थी। पुरसुकून रहो, हम सिर्फ एक नज़र देखने जा रहे हैं, हम कोई खुफिया ऑपरेशन नहीं कर रहे। अब जबकि एक्सट्रीम लाइट शेल्टर और क्रिम्सन एम्परर इत्तेहादी हैं, तो ये सिर्फ वक्त की बात है कि अब मैन बर्रे आज़म पर तरक्की शुरू कर देंगे। बेहतर है कि अब सूरत-हाल को अपनी आंखों से देखें। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट गालिबन हमारे जैसे आम खिलाड़ियों और डार्क प्लेयर्स के दरमियान अहम दान जंग बन जाएगा, और इस वक्त स्टोन फॉरेस्ट सिटी में काफी सुपर पावर्स मौजूद है। ऐसा शानदार मौका रोज रोज नहीं मिलता, अल्यूजरी वर्ड्स ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर तो मैं सुकून से रह सकती हूं, ग्रेसफुल मोनारक ने सर हिलाते हुए और सुकून का सांस लेते हुए कहा। अब तक वो समझ चुकी थी कि गार्ड्स डोमेन में डार्क डैन कितना मामूली है, और क्रिम्सन एम्परर की रहाइशगाह देखने के बाद इसे एहसास हुआ कि एक हकीकी सुपर पावर होने का क्या मतलब है। पर्पल रिक्शा की सुपर पावर्स की तफसील तो हकीकत से बहुत कम थी। मुख्तलिफ सुपर पावर्स के सामने एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर कुछ भी नहीं था। ये फर्स्ट रेट ताकतों का मुकाबला करने के करीब भी नहीं था। वो पहले ही काफी खुशकिस्मत थी कि क्रिम्सन एम्परर एक स्ट्रीम लाइट शेल्टर के साथ इत्तेहाद करना चाहता था। मोनारक, मैंने तुमसे कहा था कि बड़ी बहन अल्यूजरी बहुत अच्छी इंसान है। ये उन्हीं की बदौलत है कि मैंने इतनी तेजी से बेहतरी लाई। चूंकि उन्होंने इस सफर में तुम्हें और तुम्हारी टीम को साथ लाने पर इत्तेफाक किया है, तो तुम यकीनन बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाओगी। जब तुम डार्क डैन वापस जाओगी तो दूसरे शेल्टर्स के माहिरीन तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं होंगे। पर्पल रिक्शा ने सरगोशी करते हुए मुस्कुराया, क्योंकि अल्यूजरी वर्ड्स के इत्मीनान दिलाने के बाद भी ग्रेसफुल मोनारक घबराहट में बेचैन थी। मैन बर्रे आज़म का हमारा दौरा यकीनन हैरतों से भरा रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जिस गिल्ड से ब्लू फरोसट का ताल्लुक है वो इतना ताकतवर होगा। न सिर्फ जीरो विंग ने टर्बिल टाइम्स को हलाक किया, बल्कि इसने डेमनस हार्ट को अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने पर भी मजबूर कर दिया। ग्रेसफुल मोनारक ने सरगोशी में जवाब दिया। वो नहीं जानती थी कि जीरो विंग कितना मजबूत है, लेकिन हकीकत यह है कि गिल्ड ने ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं। इसका मतलब है कि शेल्टर 1 को अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी। जीरो विंग वाकई हैरत अंगेज है, लेकिन ये अभी सिर्फ एक सेव्ड अप सुपर पावर है। ये अब भी क्रिम्सन एम्परर का मुकाबला नहीं कर सकता। चूंकि एक्सट्रीम लाइट शेल्टर और क्रिम्सन एम्परर शराकतदारी में दाखिल हो चुके हैं, इसलिए तुम्हें शेल्टर की तरक्की के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं होगी, पर्पल रिक्शा ने कहा। वो जानती थी कि उसकी साथी क्या सोच रही है। हंसते हुए उसने बात जारी रखी। जीरो विंग एक बड़े उदर वर्ल्ड के हर खिलाड़ी का सामना करने वाला है। अगर उसे तबाह ना भी किया गया तो वो खिलाड़ी कम अज कम जुज़वी तौर पर गिल्ड को अपाहज जरूर कर देंगे। शेल्टर 1 की तरक्की गालिबन मुस्तकबिल में एक मसला बन जाएगी। स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर मंडलाते हुए तबाही के खतरे के पेश नज़र जीरो विंग मुस्तकबिल में शेल्टर 1 की मदद नहीं कर सकेगा। इसके बरक्स एक्सट्रीम लाइट शेल्टर को क्रिम्सन एम्परर की मदद हासिल थी। डार्क डैन के टॉप 3 शेल्टर्स में से एक बनना मुकम्मल तौर पर मुमकिन होना चाहिए। जब ग्रेसफुल मोनारक और पर्पल रिक्शा ने सरगोशी में अपनी गुफ्तगू जारी रखी, तो टीम स्टोन फॉरेस्ट सिटी के गिर्द मौजूद जंगल से बाहर निकल आई। स्टोन फॉरेस्ट सिटी आगे है। शहर में दाखिल होने के बाद मोहतात रहना। बहुत सी सुपर पावर्स ने अपनी अफवाज को अंदर छुपा रखा है। अगर तुमने गलती से इनमें से किसी को नाराज कर दिया तो हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। अल्यूजरी वर्ड्स ने डार्क डैन से आने वाले दोनों को खबरदार किया। जीरो विंग का मरकजी हेडक्वार्टर हमारे सामने है। ग्रेसफुल मोनारक की आंखों में तजस्सुस चमका। आखिरकार मुझे ये देखने का मौका मिलेगा कि ब्लू फरोसट के पीछे वाला गिल्ड कितना मजबूत है। वो अब भी डार्क डैन में सैफ अली के डेमन किंग के हाथ को रोकने के मंजर को नहीं भूली थी, और उसने इसका तजस्सुस बढ़ा दिया था। थोड़ी देर बाद अल्यूजरी वर्ड्स की वार्निंग के बाद एक देव हैकल शहर का हौला नजर आया। ये 3 सेंट्स एम्पायर के बड़े एनपीसी शहरों की तरह ही शानदार था। स्टोन फॉरेस्ट सिटी से निकलने वाली माना की कसाफत खास तौर पर नुमायां थी। टीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी सादा गिल्ड शहर के बजाय जादुई क्रिस्टल्स के पहाड़ को देख रहे हों। तो
یہ زیرو ونگ کا گلڈ سٹی ہے۔ گریس فل منارک ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی جب اس نے سامنے مانا سے لبریز شہر کو دیکھا۔ اس نے ٹین سینٹس ایمپائر میں بہت سے بڑے این پی سی شہر دیکھے تھے۔ اگرچہ یہ بڑے این پی سی شہر شاندار اور طاقتور تھے، لیکن وہ اسٹون فارسٹ سٹی کے مقابلے میں ماند پڑ گئے، اور ایک سٹریم لائٹ شیلٹر تو اس کے مقابلے میں گھاس کی جھونپڑی سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ یہاں تک کہ الیوزری ورڈز کا منہ بھی کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اسٹون فارسٹ سٹی کا یہ اس کا پہلا دورہ نہیں تھا۔ وہ ماضی میں کئی بار اس شہر کا سفر کر چکی تھی، لیکن اس کے پاس سامنے موجود منظر کی کوئی وضاحت نہیں تھی۔ نہ صرف اسٹون فارسٹ سٹی بڑے این پی سی شہروں جتنا بڑا اور شاندار ہو گیا تھا، بلکہ اس سے مانا کی کثیف لہریں بھی نکل رہی تھیں، جنہیں کھلاڑی کئی ہزار گز دور سے بھی محسوس کر سکتے تھے۔ یہ وہ اسٹون فارسٹ سٹی کیسے تھا جسے وہ جانتی تھی؟ یہ عملی طور پر کولڈ اسپرنگ فارسٹ میں چھپا ہوا ایک مقدس شہر تھا۔ الیوزری ورڈز نے اسٹون فارسٹ سٹی کے مرکزی دروازے کے باہر انتظار کرنے والے کھلاڑیوں کی ایک بڑی قطار بھی دیکھی۔ ایک نظر میں شہر میں داخل ہونے کے لیے کم از کم کئی لاکھ کھلاڑی قطار میں کھڑے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے کچھ کھلاڑیوں کو قطار میں اپنی جگہ بیچتے ہوئے بھی دیکھا۔ مزید برآں، الیوزری ورڈز نے قطار میں بہت سے این پی سیز کو دیکھا، یہاں تک کہ دوسری نسلوں کے بھی۔ اسٹون فارسٹ سٹی اب ایک گلڈ شہر کے بجائے ایک اچھی طرح سے قائم بڑے این پی سی شہر کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کے ساتھ موجود خوفناک آدمی نے الیوزری ورڈز کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم ہمیں غلط جگہ لے آئی ہو، الیوزری؟ چیپٹر 2554 زیرو ونگ کا ٹرمپ کارڈ۔ خوفناک آدمی کے سوال کے ساتھ ہی کرمزن ایمپرر کے باقی ارکان الیوزری ورڈز کی طرف مڑے گئے۔ ان کے سامنے موجود اسٹون فارسٹ سٹی واقعی بہت متاثر کن تھا۔ یہ تصور کرنا مشکل تھا کہ یہ محض ایک انٹرمیڈیٹ سٹی ہے۔ وہ ٹین سینٹس ایمپائر کے اندر مصروف تھے، اس لیے انہوں نے صرف اسٹون فارسٹ سٹی کے بارے میں سنا تھا۔ یہ ان کا پہلا دورہ تھا۔ صرف الیوزری ورڈز، جو گارڈز ڈومین میں گھومنا پھرنا پسند کرتی تھی، نے پہلے کبھی یہ شہر دیکھا تھا۔ یہ وہی کوآرڈینیٹس ہیں۔ یہ اسٹون فارسٹ سٹی ہی ہونا چاہیے، الیوزری ورڈز نے خوفناک آدمی کو ایک تلخ مسکراہٹ دیتے ہوئے کہا۔ گیٹ کے اوپر والا سائن واضح طور پر بتاتا ہے کہ یہ وہی شہر ہے جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ سائن دیکھنے کے بعد بھی اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ غلط جگہ پہنچ گئی ہو۔ یہ اس اسٹون فارسٹ سٹی جیسا بالکل نہیں لگ رہا تھا جس کا اس نے ماضی میں دورہ کیا تھا۔ یہ تقریباً ایک بڑے این پی سی شہر جیسا لگ رہا تھا۔ مزید برآں، شہر سے بہت زیادہ مانا نکل رہی تھی۔ ٹائٹن کے مقدس شہر میں بھی اتنی کثیف مانا نہیں تھی۔ اسٹون فارسٹ سٹی کسی کھلاڑی کے زیر ملکیت شہر جیسا بالکل نہیں لگ رہا تھا۔ کرمزن ایمپرر کے ارکان اپنی حیرت سے باہر نکلے اور اپنے سامنے موجود شہر کا معائنہ کیا۔ جیسا کہ الیوزری ورڈز نے کہا تھا، یہ بلا شبہ اسٹون فارسٹ سٹی ہی تھا۔ کرمزن ایمپرر کے ارکان اکیلے کھلاڑی نہیں تھے جو اسٹون فارسٹ سٹی کی نئی شکل دیکھ کر حیران ہوئے تھے۔ مختلف بڑی طاقتوں کے کچھ ماہرین جو اپ گریڈ شدہ شہر کی تحقیقات کے لیے آئے تھے، وہ بھی وہاں جو کچھ ملا اسے دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ کسی نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک گلڈ شہر اس وقت اتنی تیزی سے تبدیل ہو جائے گا جب وہ بیسک سٹی سے انٹرمیڈیٹ رینک تک پہنچے گا۔ بلیک فلیم واقعی حیرت انگیز ہے۔ شہر میں اتنی زیادہ مانا کے ساتھ، کھلاڑی اب بھی یہاں آرام کرنے کا انتخاب کریں گے، چاہے ڈارک ورلڈ کا حملہ قریب ہی کیوں نہ ہو۔ صرف داخلہ فیس کے ساتھ ہی زیرو ونگ کو کچھ عرصے تک مالی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسٹار الائنس کے گلڈ لیڈر گلیکسی پاسٹ نے اپنے سامنے موجود شاندار شہر کو حیرت سے دیکھتے ہوئے حسد کے ساتھ تبصرہ کیا۔ کبھی اسٹار مون کنگڈم میں اسٹار الائنس زیرو ونگ کے من مقابل کھڑا تھا، تاہم جب اسٹار الائنس اپنی روزانہ کی آمدنی پر سردرد پال رہا تھا، زیرو ونگ پیسوں میں کھیل رہا تھا۔ آج کل مختلف گلڈز کی آمدنی کا بنیادی ذریعہ وہ داخلہ فیس تھی جو وہ اپنے گلڈ ٹاؤنز اور شہروں میں جمع کرتے تھے، لیکن جیسے جیسے نیوٹرل نقشوں میں مزید قصبے اور شہر ابھر رہے تھے، ان کے درمیان مقابلہ شدید ہو گیا تھا۔ اپنے مقابلے پر برتری برقرار رکھنے کے لیے زیادہ تر گلڈ ٹاؤنز اور شہروں نے اپنی داخلہ فیس کو تکلیف دہ حد تک کم کر دیا تھا۔ دوسری طرف اسٹون فارسٹ سٹی کو ایسی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ لیول 100 کے نیوٹرل نقشے میں واحد گلڈ شہر ہونے کے ناطے اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ وہ جو چاہے داخلہ فیس مقرر کر سکتا تھا، اور بہت سے کھلاڑی اب بھی شہر کا دورہ کریں گے۔ یہ تو یقینی ہے، زیرو ونگ بہت کمائی کرے گا۔
तुम अभी आए हो, इसलिए तुम्हें शायद अंदाजा ना हो कि ये गिल्ड कितना पागल है, लेकिन जीरो विंग शहर में दाखिल होने के लिए फीका सिर्फ 5 सिल्वर चार्ज कर रहा है। मैंने सुना है कि ये सबसे कम कीमत है जो आप इंटरमीडिएट सिटी के लिए मुकर्रर कर सकते हैं। न्यूट्रल नक्शों में दूसरे गिल्ड शहर फीकस कम अज कम 2 सिल्वर चार्ज करते हैं, लेकिन वो स्टोन फॉरेस्ट सिटी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मेरे बहुत से दोस्त स्टोन फॉरेस्ट सिटी में अपनी कार्रवाइयों का अड्डा मुंतकिल करने का इरादा कर रहे हैं, और मुझे यकीन है कि वो इस ख्याल में अकेले नहीं हैं। मुझे शक है कि हम शहर में दाखिल होने की कोशिश करने वाले खिलाड़ियों की तादाद में कम अज कम 10 गन्ना इजाफा देखेंगे। कतार में गैलेक्सी पास्ट के सामने खड़े एक आजाद 3 शील्ड वॉरियर ने इत्तेफाक करते हुए कहा। 5 सिल्वर। गैलेक्सी पास्ट के पीछे खड़ी 3 खातून रेंजर फ्लोरिशिंग ओलो ने शील्ड वॉरियर को खिली हैरान आंखों से देखा। इसे इसके दावे पर शक हुआ। स्टार अलायंस जैसे फर्स्ट रेट गिल्ड्स के पास मुकाबले की वजह से अपनी दाखिला फीस कम करने के अलावा कोई चारा नहीं था, लेकिन स्टोन फॉरेस्ट सिटी मुनफरिद था। यहां तक कि अगर शहर में दाखिल होने की कीमत 20 सिल्वर भी होती, तब भी बहुत से खिलाड़ी उसे अपने अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते। 10 सिल्वर तो दूर की बात है। गार्ड्स डोमेन में बहुत ज्यादा खिलाड़ी और बेशुमार माहिरीन थे। स्टोन फॉरेस्ट सिटी इतने ज्यादा खिलाड़ियों की गुंजाइश रखने के करीब भी नहीं था। एक गिल्ड शहर की महदूद गुंजाइश और इस हकीकत के पेश नज़र के जीरो विंग को ग्राहकों की फिक्र नहीं होगी, दाखिला फीस बढ़ाना सबसे दानिशमंदाना फैसला था, फिर भी जीरो विंग ने इसके बरक्स किया। फ्लोरिशिंग ओलोबस इस पर यकीन नहीं कर पा रही थी। यहां तक कि क्रिम्जन एम्परर के अरकान, जिन्होंने अभी कतार में जगह ढूंढी थी, शहर की सस्ती दाखिला फीस के बारे में जानकर दंग रह गए। उनकी नज़र में स्टोन फॉरेस्ट सिटी जैसे मुक़द्दस मकाम के लिए 20 सिल्वर से कम चार्ज करना इसकी तौहीन होगी। वो शहर में दाखिल होने के लिए फीकस 30 सिल्वर अदा करने के लिए भी तैयार थे। इन जैसे माहिरीन के लिए 30 सिल्वर ऐसे फ़वाइद के लिए बिल्कुल मौजूद थे। तो दाखिला फीस कम करके 5 सिल्वर करने का क्या फ़ायदा था? तो ये ब्लैक फुलियम का ट्रम्प कार्ड है। ये यकीनन एक दानिशमंदाना इक़दाम है। क्रिम्जन एम्परर के खौफनाक आदमी ने स्टार अलायंस की गुफ्तगू सुनकर बुड़बुड़ाया। अगर जीरो विंग ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी की दाखिला फीस फीकस 20 या 30 सिल्वर मुकर्रर की होती, तो इतने ज्यादा खिलाड़ी शहर में रहने में दिलचस्पी न लेते। अगरचे शहर आखिरकार खिंचा-खच भर जाता, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगता। बहरहाल, तमाम खिलाड़ी इतनी ज्यादा कीमत अदा करने की इस्तिताअत नहीं रखते थे। इसके बरक्स, यहां तक कि आम लेवल 100 से ऊपर के खिलाड़ी भी 5 सिल्वर अदा कर सकते थे, और वो गार्ड्स डोमेन के खिलाड़ियों की अक्सरियत थे। इतनी कम दाखिला फीस के साथ शहर की खिलाड़ियों की आबादी 2 या 3 दिनों में अपनी हद तक पहुंच जाएगी। फीकस 5 सिल्वर पर भी शहर हैरत अंगेज मुनाफा पैदा करेगा। ये डेमनस हार्ट के फ्लेमिंग लाइट के लिए एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है। जीरो विंग अगले 2 या 3 दिनों में आसानी से 10 लाख से ज्यादा गोल्ड कमा सकता है। शहर के अंदर मौजूद कारोबारों से हासिल होने वाले मुनाफा को शामिल करके गिल्ड 3 दिन गुजरने से पहले कम अज कम 2 मिलियन गोल्ड कमाएगा। इतने ज्यादा पैसों के साथ जीरो विंग डार्क वर्ल्ड के हमले का बहुत तवील अरसे तक आसानी से मुकाबला कर सकता है, अल्यूजरी वर्ड्स ने मुस्कुराते हुए कहा। शहर की शानदार तब्दीली देखने के बाद भी उसने जीरो विंग के इम्कानात को ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, लेकिन इस दरियाफ्त के बाद उसने तस्लीम किया कि गिल्ड इसकी तवक्कुआत से बढ़ गया है। अब डेमनस हार्ट के लिए जीरो विंग को धमकाना बहुत मुश्किल होगा। जीरो विंग ने वाकई एक होशियार इक़दाम किया है। बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी है, खौफनाक आदमी ने सर हिलाते हुए कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? अल्यूजरी वर्ड्स ने अजीब अंदाज में पूछा। मैंने तुम्हें यह पहले नहीं बताया था, लेकिन ग्रैंड एल्डर्स ने डेमनस हार्ट की नकलो हरकत के बारे में तफसीली मालूमात हासिल कर ली है। डार्क वर्ल्ड का पोर्टल कल तक हर सूरत फ़ाल हो जाएगा, और डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतें और आज़ाद माहिरीन कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में उमड़ आएंगे। खौफनाक आदमी ने अल्यूजरी वर्ड्स से सरगोशी में कहा। जीरो विंग के पास मतलूबा दौलत जमा करने के लिए वक्त ही नहीं है। स्टोन फॉरेस्ट सिटी काफी पुरकशिश था, खास तौर पर आम खिलाड़ियों के लिए, लेकिन आम खिलाड़ियों को शहर के फवाइद के बारे में जानने में वक्त लगेगा। मजीद बरा, आम खिलाड़ी माहिरीन की तरह टेलीपोर्टेशन के जरिए सफर नहीं करते थे। वो आम तौर पर रियासतों के दरमियान एयरशिप के जरिए सफर करते थे, जो बहुत सस्ता था। मामले को मजीद खराब करने के लिए स्टोन फॉरेस्ट सिटी के लिए कोई फिजाई रास्ते नहीं थे, इसलिए खिलाड़ियों को बाकी सफर अपने माउनेट्स पर करना पड़ेगा। क्रिम्जन एम्परर के माहिरीन के बरक्स, आम लेवल 100 के खिलाड़ियों के पास आम तौर पर कॉमन माउनेट्स होते थे।
दीगर पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए, जैसे मालूमात का फैलाव, जीरो विंग और डार्क वर्ल्ड की अफवाज के दरमियान जंग, आम खिलाड़ियों के मुख्तलिफ रियासतों और सल्तनतों से शहर का दौरा शुरू करने से बहुत पहले शुरू हो चुकी होगी। जबकि नया स्टोन फॉरेस्ट सिटी मुख्तलिफ ताकतों को हैरान कर रहा था, सैफ अली खुफिया तौर पर अपने नाइट डिवीजन को अपग्रेड करने के लिए व्हाइट रिवर सिटी वापस टेलीपोर्ट कर गए थे। अगरचे माहिर खिलाड़ी गार्ड्स डोमेन में एक गिल्ड की बुनियाद के तौर पर काम करते थे, लेकिन अगर कोई गिल्ड लेवल 100 से ऊपर के न्यूट्रल नक्शों में जोड़े जमाना चाहता था तो उसे एक मजबूत नाइट डिवीजन की जरूरत होती थी। चूंकि सैफ अली के पास पहले जरूरी फंड्स की कमी थी, इसलिए उन्होंने अपने नाइट डिवीजन को अपग्रेड करने से गुरेज किया था। ताहम अब पैसा कोई मसला नहीं रहा था। मगरबी बर्रे आज़म के मवाद की फरोख्त और स्टोन फॉरेस्ट सिटी की दाखिला फीस के मुनाफा के साथ अब उनके बैग में कल 5 मिलियन गोल्ड मौजूद थे। इन तमाम पैसों को संभाल कर रखना एक बड़ा ज़िया होगा, खास तौर पर अब जबकि स्टोन फॉरेस्ट सिटी लेवल 100 के न्यूट्रल नक्शे में पहला इंटरमीडिएट सिटी था। वो यकीनी तौर पर आला तरक्की की सलाहियत रखने वाले बहुत से नाइट्स भर्ती कर सकते थे। स्टार मून किंगडम, व्हाइट रिवर सिटी की एडवेंचरर्स एसोसिएशन। स्टोन फॉरेस्ट सिटी की तरक्की की खबर पहले ही अवाम तक पहुंच चुकी थी, और जब सैफ अली पहुंचे तो एडवेंचरर्स एसोसिएशन में अमली तौर पर हर खिलाड़ी इस मामले पर बहस कर रहा था। बहुत से आज़ाद खिलाड़ियों ने शहर के करीब तरक्की करने के अपने पुरजोश इरादों का इजहार किया, खास तौर पर वो जिनकी अपनी फिक्स्ड पार्टियां टीमें थीं। इत्मीनान से सर हिलाते हुए सैफ अली एडवेंचरर्स एसोसिएशन की दूसरी मंजिल पर चढ़े और वीआईपी कमरों में से एक में दाखिल हुए। लॉर्ड ब्रोन्स लीगेटी, मैं अब की क्या खिदमत कर सकती हूं? सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर लोरेन ने मुस्कुराते हुए पूछा जब वो उनके पास आए। मैं अपने नाइट डिवीजन की मौजूदा भर्ती की सूरत हाल और प्रमोशन लिस्ट देखना चाहता हूं, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए इसे मतला किया। चैप्टर 2555 बिल्कुल नया नाइट डिवीजन। लोरेन ने सैफ अली की दरख्वास्त पर सर हिलाया और फौरी तौर पर मुताल्लिका मालूमात लेने चली गई। थोड़ी देर बाद सीनियर एडमिनिस्ट्रेटर एक मोटी किताब के साथ वापस आई और इसे उनके सामने मेज पर रख दिया। इतने ज्यादा? सैफ अली ने किताब की तरफ देखते हुए पूछा। लोरेन ने उनके पिछले दौरे के दौरान सिर्फ एक कागज का टुकड़ा दिया था जब उन्होंने अपने नाइट डिवीजन की भर्ती की सूरत हाल देखने की दरख्वास्त की थी, लेकिन अब इसके पास उनके लिए एक पूरी किताब थी। आमतौर पर अगर दरख्वास्त गुजारों की तादाद 30,000 से कम होती तो खिलाड़ियों को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा दिया जाता था। उन्हें इससे आगे हर 10,000 दरख्वास्त गुजारों के लिए एक और शीट मिलती थी, और सिर्फ इस सूरत में एक मुकम्मल किताब मिलती थी जब 1 लाख से ज्यादा एनपीसीज ने उनके नाइट डिवीजन के लिए दरख्वास्त दी हो। सैफ अली पहले ही बहुत से एनपीसी शहरों से एनपीसीज भर्ती कर चुके थे और माकूल तौर पर यह फर्ज कर सकते थे कि उन्होंने ज्यादातर दिलचस्पी रखने वाले एनपीसीज को कबूल मुस्तरद कर दिया है। लिहाजा उन्हें मजीद बहुत सी नई दरख्वास्तें नहीं देखनी चाहिए थीं। मजीद 50,000 हासिल करना एक मौजिज़ा होता, और फिर भी 1 लाख से ज्यादा नए एनपीसीज ने दरख्वास्त दी थी। इब्तिदाई तौर पर लॉर्ड ब्रोन्स लीगेटी आपको ज्यादा दरख्वास्त गुजार नहीं मिले थे। ताहम स्टोन फॉरेस्ट सिटी का दौरा करने वाली दीगर नस्लों की बड़ी तादाद की वजह से दिलचस्पी रखने वाले अफराद की तादाद में काफी इजाफा हुआ है, लोरेन ने वजाहत की। फ्रीडम सिटी टाइटल के फवाइद इतनी जल्दी असरअंदाज हो गए, वजाहत ने सैफ अली को दंग कर दिया। उन्होंने सोचा था कि टाइटल के असरअंदाज होने से पहले उन्हें कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने अभी स्टोन फॉरेस्ट सिटी को तरक्की दी थी और फर्ज किया था कि सिस्टम उन्हें इंतजार करवाएगा। ताहम ऐसा लगता था कि उन्होंने नए टाइटल को किसी हद तक कम समझा था। कल 1,12,672 लोगों ने आपके नाइट्स के तौर पर खिदमात अंजाम देने के लिए दरख्वास्त दी है। इनमें से 83,241 इंसान, 27,412 और किस, 1,836 इलिव्स और 183 जैंटस हैं। इस किताब में इन तमाम दरख्वास्त गुजारों की मालूमात का रिकॉर्ड मौजूद है। लोरेन ने सैफ अली की बुड़बुड़ाहट को नज़रअंदाज करते हुए बात जारी रखी। दीगर नस्लों के तकरीबन 30,000 एनपीसीज। अगर माजी की सुपर पावर्स को इसका पता चल गया तो क्या वो पागल नहीं हो जाएंगी? सैफ अली अपनी बढ़ती हुई जोश और खरूश को ना रोक सके। खिलाड़ियों के लिए अपने नाइट डिवीजन्स के लिए दूसरी नस्लों के एनपीसीज को भर्ती करना नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल था। दूसरी नस्लों की आबादी इंसानों के मुकाबले में कम थी। आमतौर पर मुख्तलिफ सुपर पावर्स इस वक्त खुशी से निहाल हो जाती अगर चंद हजार गैर इंसानी एनपीसीज भी नाइट्स के तौर पर खिदमात अंजाम देने के लिए दरख्वास्त देते।
और फिर भी सैफ अली के पास उन दरखास्त गुजारों की तादाद तकरीबन 30,000 थी, जो यकीनन एक खौफनाक तादाद थी। यहां तक कि एक 2 स्टार लॉर्ड को भी पूरे साल में इतने ज्यादा नहीं मिल सकते थे। सबसे अहम बात यह कि इलिव्स और जैंटस ने काफी बड़ी तादाद में दरखास्तें दी थीं। सूरत-ए-हाल उनकी तवक्कुआत से बिल्कुल तजावुज कर गई थी। गार्ड्स डोमेन में ओरुक आबादी इंसानों के बाद दूसरे नंबर पर थी। ऑर्किस आमतौर पर गैर इंसानी एनपीसी दरखास्त गुजारों की अक्सरियत होते थे। यकीनन इससे ओरुक नाइट की ताकत कम नहीं होती थी। इसके बरक्स ओरुक एनपीसीज काफी ताकतवर थे। वो तेज हवास और मजबूत जिस्म के साथ पैदाइशी जंगजू थे जो इंसानों से कहीं बेहतर थे। हीरोज को छोड़कर इंसानी जंगजू इसी लेवल और के ओरुक जंगजुओं का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इंसानी नस्ल की आला तहकीक और तख्लीकी सलाहियत ही वो वजह थी कि और किस इंसानों का मुकाबला नहीं कर सके और मैन बर्रे आज़म की ज़रख़ेज़ ज़मीनों से दूर रहने पर मजबूर हुए। ताहम अगर कोई बर्रे आज़म में फैले हुए और किसको इकट्ठा करके एक मेली यूनिट बना सके तो वो फोर्स जंग में बिल्कुल नाकाबिल तस्खीर होगी। अपनी हैरत को झटकुत्ते हुए सैफ अली ने फौरी तौर पर भर्ती की फहरिस्त का मुआयना किया। जब वो आए थे तो उन्होंने अपने कुछ कमज़ोर एनपीसीज को तब्दील करने के लिए सिर्फ आला तरक्की की सलाहियत रखने वाले नए नाइट्स भर्ती करने का मंसूबा बनाया था। लेकिन अब जबकि वो गैर इंसानी एनपीसीज को भर्ती कर सकते थे जो ताहयात उनके पाबंद होंगे, चीज़ें बदल गई थीं। एक बार जब उन्होंने गैर इंसानी एनपीसीज को भर्ती कर लिया तो वो उन्हें बर्खास्त या तब्दील नहीं कर सकते थे। लिहाजा गैर इंसानी नाइट्स का इंतखाब करते वक्त उन्हें इंतहाई मोहतात रहना पड़ा। खुशकिस्मती से गैर इंसानी एनपीसीज को भर्ती करना और उनकी देखभाल करना इंसानी एनपीसीज के मुकाबले में बहुत सस्ता था। वो आम तौर पर 30% सस्ते थे। तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए ये कोई बुरा सौदा नहीं था। मजीद बरां गैर इंसानी एनपीसीज काफ़ी बासलाहियत होते थे। दरहकीकत गार्ड्स डोमेन में आधे से ज्यादा गैर इंसानी एनपीसीज बरोंस नाइट मेयार इससे ऊपर के थे, जो कि इन वजूहात में से एक थी कि माजी की मुख्तलिफ ताकतें गैर इंसानी एनपीसीज को तरजीह देती थी। सैफ अली के नाइट डिवीजन में शामिल होने के लिए दरखास्त देने वाले 27,412 और किस्में से 15,123 दो बरोंस नाइट्स थे। ये तनासुब इंसानी एनपीसीज में इंसुना था। ताहम और किसके साथ ये बिल्कुल नॉर्मल था। बहुत से ट्रतीन और किस ने भी दरखास्तें भेजी थीं और उन सब की तरक्की की सलाहियत काफ़ी ज़्यादा थी। इनमें सबसे कमज़ोर भी मिस्ट्रेस आयरन मेयार का था, जबकि 45 सीक्रेट सिल्वर मेयार के थे और एक फाइन गोल्ड मेयार के ओरुक ने दरखास्त दी थी। एल्विन और जाइंट दरखास्त गुजार भी इतने ही हैरान कुन थे। इलिव्स पैदाइशी जादूगर थे जिनकी तरक्की की सलाहियत ज़्यादातर नस्लों से ज़्यादा थी। यहां तक कि दरखास्त देने वाला सबसे कमज़ोर एल्फ भी बरोंस रैंक का था, जबकि 43 सीक्रेट सिल्वर रैंक के थे और 2 फाइन गोल्ड रैंक के थे। मजीद बरां हर एल्फ दरखास्त गुजार ट्रतीन था। अगरचे जाइंटस दरखास्त गुजारों की अक्सरियत थे, लेकिन सिर्फ 183 में से 13 ट्रतीन सीक्रेट सिल्वर नाइट्स थे और एक ट्रतीन फाइन गोल्ड नाइट था। 100 से ज्यादा सीक्रेट सिल्वर और फाइन गोल्ड रैंक वाले गैर इंसानी एनपीसीज ने सैफ अली के नाइट डिवीजन के लिए दरखास्त दी थी, जो कि 80,000 से ज्यादा इंसानी दरखास्त गुजारों के मुकाबले में कई गन्ना ज्यादा थी। लॉर्ड ब्रोन्स लीगेटी, क्या आपने अपना फैसला कर लिया है? लोरेन ने पूछा जब सैफ अली ने किताब बंद की। हाँ, मुझे सीक्रेट सिल्वर पोटेंशियल और इससे ऊपर के तमाम नाइट्स चाहिए। मुझे आला तरक्की की सलाहियत रखने वाले ये मिस्ट्रेस आयरन नाइट्स और बाकी ट्रतीन नाइट्स भी चाहिए, सैफ अली ने सर हिलाते हुए जवाब दिया। आमतौर पर एक एनपीसी नाइट को ट्रतीन पर तरक्की पाने से पहले कम अज कम मिस्ट्रेस आयरन ग्रोथ पोटेंशियल की जरूरत होती थी। गार्ड्स डोमेन के आखिरी मराहिल में भी ट्रतीन एनपीसीज को एक ताकतवर फोर्स समझा जाता था। बहरहाल बहुत कम खिलाड़ी ट्र4 तक पहुंच सकते थे। अगर वो पहुंच भी जाते तो ट्रतीन एनपीसीज का एक ग्रुप, जिसे शहर के जादुई अरे की मदद हासिल हो, कोई आसान हरीफ नहीं होता। अगर काफी ट्रतीन एनपीसीज एक बैटल अरे बना ले तो वो ट्र4 खिलाड़ियों को हलाक कर सकते थे। यही वजह थी कि ट्र4 तक पहुंचने के बाद भी खिलाड़ी सिर्फ मैदानों में ही अक्कड़ दुखा सकते थे। बहुत अच्छा। सीक्रेट सिल्वर पोटेंशियल इससे ऊपर के 152 दरखास्त गुजार हैं। बाकियों को शामिल करके कल 326 ट्रतीन नाइट्स हैं।
आला सलाहियत वाले 1872 मेस्टरेस आयरन नाइट्स की भर्ती की फीस और अब के मौजूदा नाइट्स की बर्खास्तगी की फीस का हिसाब लगाकर अब का बिल 5,54,600 गोल्ड बनता है। लोरेन ने उनकी कल तादाद का हिसाब लगाने के लिए एक लम्हा लेने के बाद वजाहत की। बरा करम, मेरे नाइट डिवीजन के 437 अरकान की प्रमोशन फीस भी शामिल करें, सैफ अली ने कहा। मामले पर कुछ सोचने के बाद उन्होंने बात जारी रखी, मैं अपने 3 नाइट्स को एपिक साज व सामान से लैस करना चाहता हूं। इसकी कितनी कीमत होगी? इससे कीमत काफी बढ़ जाएगी। अगर हम उन 437 लोगों को शामिल करें जिन्हें 3 पर तरक्की दी जाएगी, तो आपको अपने तमाम 3 नाइट्स को एपिक साज व सामान से लैस करने के लिए इजाफी 56,40,000 गोल्ड की जरूरत होगी। पिछली फीसों के साथ अब का कल बिल 61,98,970 गोल्ड बनता है। लोरेन ने सैफ अली को शक भरी नजरों से देखते हुए जवाब दिया। हिमम, मामले पर कुछ और सोचने के बाद सैफ अली ने कहा, फिर तादाद थोड़ी कम कर दो। मैं 1,150 सीट लूंगा। ये कोई मसला नहीं होगा। आपका कल बिल 51,58,970 गोल्ड होगा। एक बार जब हम अदायगी पर कार्रवाई कर लेंगे तो सामान 3 घंटे के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। नए नाइट्स 1 घंटे के अंदर आपके सिटी लॉर्ड्स मेंशन पहुंच जाएंगे, लोरेन ने सुकून से कहा। सैफ अली ने फिर अपने बैग से तकरीबन तमाम सके खाली कर दिए और पलक झपकते ही वो एक बार फिर कंगाल हो गए। नाइट डिवीजन की परवरिश करना वाकई महंगा है। कोई ताजुब नहीं कि वो तमाम सुपर पावर्स जिनके पास नाइट डिवीजन्स थे गरीब थीं। सैफ अली ने अपने बैग में मौजूद 3,000 से कम गोल्ड को देखकर तल्खी से मुस्कुराते हुए बुड़बुड़ाया। जबकि सैफ अली अपने नाइट डिवीजन को अपग्रेड कर रहे थे, दूर दराज कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की एक दूर उफ्तादा वादी में सिया लिबास पहने जादुई क्लास के खिलाड़ियों के एक ग्रुप ने एक देव हैकल जादुई अरे के किनारे पर मंतर पड़ा। अरे ने 200 गज के रदिस को घेर रखा था और उसके मरकज में एक बेनियाज खूबसूरत नौजवान खड़ा था जिसके बाईं हाथ में रात जैसा सिया क्रिस्टल था, जबकि वो अपने दाएं हाथ से खुदाई राउनस की एक सीरीज लिख रहा था। मुकम्मल शदा राउनस की हर लाइन के साथ क्रिस्टल से एक टुकड़ा टूट कर बखर जाता। जब क्रिस्टल तकरीबन खत्म हो गया तो नौजवान ने खुदाई राउनस की आखिरी लाइन मुकम्मल की। अचानक जादुई अरे के ऊपर आसमान फट गया और इस फिजाई शिगाफ से एक बहुत बड़ा दरवाजा गिरा। दरवाजा 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा था और कदीम राउनस से ढका हुआ था, जिससे एक ऐसी ताकतवर लहर निकल रही थी जिसने करीब मौजूद हर शख्स को लरजने पर मजबूर कर दिया। दरवाजा जमीन पर गिरने के बाद वो बीच से खिलने लगा। बेहतरीन, ये मुकम्मल हो गया, वो फ्लेमिंग लाइट ने पुकारा जैसे ही दरवाजा खिलना शुरू हुआ। फिर उसने करीब खड़े उधेड़ उम्र आदमी की तरफ देखा और कहा, हार्ट, मुख्तलिफ ताकतों को मतला करो और उन्हें बताओ कि दरवाजा खुल गया है। अब वो इस मौका की कदर करते हैं या नहीं, ये उन पर मुनहसिर है। समझ गया, फ्यूरियस हार्ट ने एहतराम से जवाब दिया और अपनी टीम के साथ दहलीज उबूर की। चैप्टर 2556 और दीवाना वार फ्रीडम होटल। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट, स्टोन फॉरेस्ट सिटी। जैसे जैसे स्टोन फॉरेस्ट सिटी के बारे में खबरें मजीद आज़ाद खिलाड़ियों तक पहुंची, शहर का दौरा करने वाली छोटी एडवेंचर टीमों की तादाद में इजाफा होता रहा। शहर के दोबारा खिलने के एक दिन से भी कम वक्त में ये किसी हद तक खिंचाखच भर गया था और उससे भी ज्यादा खिलाड़ी शहर में दाखिल होने के लिए कतार में खड़े थे। चुगा पहने हुए 6 खिलाड़ियों की एक पार्टी, जिनसे तारीख तवानाई निकल रही थी, लंबी कतार में खड़ी थी और करीब मौजूद खिलाड़ियों में से किसी ने भी उनके आधे कदम करीब जाने की हिम्मत नहीं की। इन खिलाड़ियों की मार डालने की नीयत कितनी शदीद है। यहां तक कि डार्क प्लेयर्स, जो मैदानों में मुसलसल दूसरों का कत्ल आम करते हैं, इनमें भी इतनी शदीद दुश्मनी नहीं होती। ये लोग कौन हैं? सिर्फ उनकी मार डालने की नीयत ही शदीद नहीं है। उनके साज और सामान को देखो। उन्होंने शायद चमकने वाले असर को छुपा रखा है, लेकिन उनकी हर चीज पर जादुई राउनस कंधा है। उनका साज और सामान फाइन गोल्ड रैंक का इससे ज्यादा होना चाहिए। लेवल 105 का फाइन गोल्ड साज और सामान। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मैन फोर्स के अरकान के पास भी जरूरी नहीं कि ऐसी टॉप टियर अशिया हों। अगरचे करीब मौजूद आज़ाद खिलाड़ी 6 रुकनी पार्टी से खौफजदा थे, लेकिन वो पार्टी के साज और सामान पर रश्क किए बगैर न रह सके। जब से आम खिलाड़ी लेवल 100 तक पहुंचे थे, लेवल 100 से ऊपर के सीक्रेट सिल्वर हथियारों और साज और सामान की मांग आसमान को छू रही थी, लेकिन रसद नाकाबिल यकीन हद तक कम थी। इस तरह इन अशिया की कीमतों में काफी इजाफा हो गया था।
यहां तक कि आम माहिर खिलाड़ी भी लेवल 100 से ऊपर के फाइन गोल्ड हथियार असाज और सामान खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखते थे। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स के मैन फोर्स के अरकान भी जश्न मनाते अगर वो ऐसी सिर्फ एक हथियार असाज और सामान का टुकड़ा हासिल कर लेते। ताहम 6 रुकनी पार्टी ने जो सबसे कमजोर टुकड़ा पहना हुआ था वो लेवल 105 फाइन गोल्ड रैंक का था और उनके तमाम साज और सामान पर जादुई राउनस थे। आम खिलाड़ियों के लिए ये साज और सामान खुदाई था। आसपास के खिलाड़ियों की रश्क भरी नजरों को महसूस करने के बावजूद 6 रुकनी पार्टी के अरकान ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा ख्याल है कि मैन बर्रे आज़म के आम माहिरीन की कोई खास अहमियत नहीं है। न सिर्फ उनके पास इतने नाकिस हथियार और साज और सामान हैं, बल्कि वो जादुई इजाफा के बारे में भी नहीं जानते। एक बार जब फौज जमा हो जाएगी तो डार्क वर्ल्ड पलक झपकते ही इस इलाके पर नए इलाके के तौर पर कब्जा कर लेगी। फौजी किट वाले एक खाकिस्तरी लिबास पहने हुए 3 करसमी नस्र ने अपने अर्द गिर्द मौजूद आजाद माहिरीन की तरफ देखते हुए हिकारत से कहा, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए ओल्ड फ्लैश। बहरहाल इस इलाके का माहौल उसका मुकाबला नहीं कर सकता जो हमारे पास डार्क वर्ल्ड में है। इन खिलाड़ियों को सिर्फ मैदानों में राकेशों की फिक्र करनी पड़ती है, जबकि हम हमेशा राकेशों और खिलाड़ियों के घात लगाकर हमलों की तलाश में रहते हैं। ये फितरी बात है कि हमारी दुनिया के खिलाड़ियों ने इतनी तेजी से तरक्की की है। सादा खदोखाल वाले एक उधेड़ उम्र दाढ़ी वाले आदमी ने हंसते हुए टोका। इसके अलावा आम माहिरीन बस आम ही होते हैं। मुख्तलिफ बड़ी ताकतों के माहिरीन बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं, वरना हमारे 2 गिल्ड्स जीरो विंग के साथ अदम मुदाखलत के मुआहदे पर दस्तखत न करते। मेरा ख्याल है, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि हमारे गिल्ड्स पहले जीरो विंग के साथ शिराकतदारी क्यों करना चाहते थे। तुमने यहां आते हुए देखा होगा कि वो फौज कितनी ताकतवर थी। जीरो विंग इस तरह की ताकत को कैसे रोक सकता है? हमारे पास जीरो विंग को 5 लाख डार्कनेस क्रिस्टल्स अदा करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए थी, मैजिक फ्लैश नामी करसमी नस्र ने बुड़बुड़ाते हुए शिकायत की। 5 लाख डार्कनेस क्रिस्टल्स कोई छोटी कीमत नहीं थी, यहां तक कि उनके गिल्ड्स के लिए भी। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में वसाइल के लिए इनकी लड़ाई में जीरो विंग की तरफ से अदम मुदाखलत का मुआहदा यकीनी तौर पर इतनी कीमत का नहीं था। डार्क वर्ल्ड के लातादाद खिलाड़ियों का सामना करते वक्त जीरो विंग सिर्फ शहर के अंदर ही दबक कर रह सकता था। मैं नहीं जानता, लेकिन बड़ों की अपनी वजूहात होती है। हमें बस वो काम मुकम्मल करना है जो उन्होंने हमें सौंपा है, उधेड़ उमर आदमी ने सर हिलाते हुए कहा। सच तो यह है कि सूरत-ए-हाल ने इसे भी उलझन में डाल दिया था। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट पर हमला करने की तैयारी करने वाले डार्क वर्ल्ड के खिलाड़ियों की तादाद कोई मजाक नहीं थी। लाखों खिलाड़ी पहले ही हमला आवर फौज में शामिल हो चुके थे और मजीद रास्ते में थे। खिले रास्ते की खबर अभी फैलना शुरू हुई थी और मालूमात को डार्क वर्ल्ड के दूर दराज कोनों तक पहुंचने में वक्त लगेगा। उनके गिल्ड्स के अंदाजों के मुताबिक फौज में आसानी से करोड़ों खिलाड़ी शामिल होने चाहिए, मुमकिना तौर पर 100 मिलियन से ज्यादा। यहां तक कि पड़ोसी रियासतें और सल्तनतें भी ऐसी ताकत के सामने नहीं ठहर सकती, जीरो विंग तो दूर की बात है। डार्क वर्ल्ड की फौज जब मैन बर्रे आज़म पर पहुंचेगी तो यकीनन एक बड़ा हंगामा बर्पा कर देगी। जब डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के अरकान गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने स्टोन फॉरेस्ट सिटी के दरवाजे उबूर किए। यहां माना वाकई कसीफ है। अगर डार्क रिपसवुडी के गिल्ड शहरों में इतनी माना होती तो हम आसानी से डार्क वर्ल्ड में नंबर 1 गिल्ड बन जाते। मैजिक फ्लैश ने हसद के साथ महसूस किया जब इसने हुआ में मशहूर कुनमाना को महसूस किया। ये यकीनन हैरत अंगेज है। कोई ताज्जुब नहीं कि इतनी सारी सुपर पावर्स ये शहर चाहती हैं, दाढ़ी वाले उधेड़ उमर आदमी ने जवाब दिया। कितनी अफसोस की बात है। अगर डैमनज हार्ट ने कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में डार्क वर्ल्ड का पोर्टल न खोला होता तो जीरो विंग मुख्तलिफ सुपर पावर्स के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। मैजिक फ्लैश ने खिलाड़ियों और एनपीसी ताजरों के हुजूम की तरफ देखते हुए कहा। इतने सारे लोगों को देखकर वो किसी हद तक समझ गया कि इसके बड़ों ने जीरो विंग के साथ इत्तेहाद करने का फैसला क्यों किया था। स्टोन फॉरेस्ट सिटी बड़े एनपीसी शहरों से कम खुशहाल नहीं था। अपने कंट्रोल में इस तरह के गिल्ड शहर के साथ जीरो विंग को अपनी तरक्की के बारे में कोई फिक्र नहीं होगी। चूंकि कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट एक लेवल 100 का न्यूट्रल नक्शा था, इसलिए यहां मौजूद हर खिलाड़ी में एक खास हद तक ताकत थी। शहर की फराहम करदा सहूलियात को शामिल करके जीरो विंग न सिर्फ मजीद माहिर खिलाड़ियों को भर्ती और तैयार करना जारी रख सकता था, बल्कि इसके अरकान के औसत लेवल आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ सुपर पावर्स से बढ़ जाएंगे। जीरो विंग में गार्ड्स डोमेन में एक टाइटन बनने की सलाहियत यकीनी तौर पर मौजूद थी।
शायद, लेकिन हमें इस पर ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। हमें जल्दी करनी चाहिए और जीरो विंग से राब्ता करना चाहिए। जितनी जल्दी हम ये काम मुकम्मल कर लेंगे, इतनी ही जल्दी हम वापस जा सकेंगे। अगर हमने इंतजार किया और हमले से महरूम रह गए, तो बाद में कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में खुद को कायम करना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, उधेड़ उमर आदमी ने खबरदार किया। मैंने पहले ही गिल्ड से राब्ता कर लिया है। उन्होंने कहा कि हमें मेन स्ट्रीट पर सबसे ऊंची इमारत की तरफ जाना चाहिए। एक बार जब हम वहां पहुंच जाएंगे, तो कोई हमें उनके गिल्ड लीडर से मिलने ले जाएगा, मैजिक फ्लैश ने कहा। तुम्हारा मतलब वो इमारत है? उधेड़ उमर आदमी ने शहर के मरकज में फ्रीडम होटल की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हैरान होकर उसने बात जारी रखी, मैं मुतासिर हूं कि जीरो विंग इतनी ऊंची इमारत तामीर करने में कामयाब रहा। हमारे किसी भी गिल्ड ने जो सबसे ऊंची इमारत तामीर की है, वो सिर्फ 50 मीटर से थोड़ी ज्यादा ऊंची है, लेकिन वो चीज कम अज कम 150 मीटर की है। तो क्या हुआ अगर ये ऊंची है? कोई अब भी उसे उनसे छीनने वाला है, मैजिक फ्लैश ने तंज करते हुए कहा। उधेड़ उमर आदमी ने मैजिक फ्लैश के मफरूजे की तरदीद करने की कोशिश नहीं की। इसकी नज़र में इतनी ऊंची इमारत सिर्फ बसरी असर के लिए मुफीद होगी। जीरो विंग के लिए अपने अरकान को मजबूत बनाने के लिए पैसा खर्च करना कहीं बेहतर होता। गार्ड्स डोमेन में ताकत ही सब कुछ थी। चुगापोश खिलाड़ियों ने फिर होटल की तरफ कदम बढ़ाए। उन्हें वहां पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, और जब वो पहुंचे तो उन्होंने फ्रीडम होटल के अंदर और बाहर खिलाड़ियों की एक लंबी कतार देखी। कतार में मौजूद बहुत से खिलाड़ी 3 माहिरीन थे, और उनमें से कुछ के हाले ने मैजिक फ्लैश और उसके साथियों को खौफ से लरजने पर मजबूर कर दिया। वहां दर्जनों ऐसे माहिरीन मौजूद थे। इससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह थी कि इन माहिरीन में से हर एक, बशमूल पैक माहिरीन, फ्रीडम होटल के फ्रंट डेस्क के सामने खामोशी से कतार में खड़ा था। इस मंजर ने मैजिक फ्लैश और उसकी पार्टी को दंग कर दिया। आमतौर पर ऐसे माहिरीन अपने गिल्ड्स के लीजेंस के वाइस कमांडर, यहां तक के कमांडर के तौर पर काम कर सकते थे। उनके पाए के खिलाड़ी एहतराम के मुस्तहिक थे, चाहे वो कहीं भी हों। फिर भी वो आम खिलाड़ियों के एक ग्रुप के साथ कतार में इंतजार कर रहे थे। यहां क्या हो रहा था? मजीद बरां, मैजिक फ्लैश की पार्टी इस हकीकत से उलझन में थी कि इन माहिरीन में से हर एक, बशमूल पैक माहिरीन, फ्रंट डेस्क से फ्रीडम होटल के कमरे के टोकन हासिल करके पुरजोश और शुक्रगुजार नजर आ रहा था। अचानक शाइस्ता चुगापोश पार्टी के पास आई और पूछा, क्या अब डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के नुमाइंदे हैं? जी हां, हम हैं, उधेड़ उमर आदमी ने सर हिलाते हुए तस्दीक की, जैसे ही इसने जीरो विंग का निशान देखा जो शाइस्ता ने पहना हुआ था। जब इसने शाइस्ता के ताकतवर हाले को महसूस किया तो वो थोड़ा हैरान हुआ। इस सूरत में बरा करम मेरे पीछे आए। हमारे गिल्ड लीडर ऊपर इस्तिकबालिया कमरे में इंतजार कर रहे हैं, शाइस्ता ने पार्टी की शनाख्त की तस्दीक के बाद कहा। इसके बाद वो पार्टी को लिफ्ट की तरफ ले गई, जो उन्हें मुतल्लिका मंजिल पर ले जाएगी। अपने कमरे के टोकन का इंतजार करने वाले बहुत से माहिरीन हसद कर रहे थे जब उन्होंने मैजिक फ्लैश की पार्टी को शाइस्ता के पीछे जाते देखा। लानत है, ये लोग कौन हैं? उन्हें असल में वो लिफ्ट इस्तेमाल करने को मिल रही है जो उन्हें 80 मंजिल और उससे ऊपर ले जाएगी। वो जीरो विंग के इत्तेहादी होंगे। अगर मुझे सही याद है तो सिर्फ होटल के सिल्वर मेंबर्स को ही इन मंजिलों पर रहने की इजाजत है। आपको सिल्वर मेंबर बनने के लिए सिर्फ सिक्कों और जादुई क्रिस्टल्स से ज्यादा की जरूरत होती है। आपको बड़ी तादाद में मेंबरशिप पॉइंट्स हासिल करने की भी जरूरत होती है। मैंने सुना है कि टॉप एडवेंचर टीमों के कमांडर्स को भी सिल्वर मेंबरशिप नहीं दी गई थी। जीरो विंग बहुत कंजूस है। वो असल में चाहता है कि हम इस होटल में रहने के लिए पॉइंट्स हासिल करें। मैं हैरान हूं कि मैं कब सिल्वर मेंबर बनने के लिए काफी पॉइंट्स हासिल करूंगा। ये कोई गैर मामूली बात नहीं है। बहरहाल, सिर्फ महदूद तादाद में कमरे दस्तयाब हैं, और मैंने सुना है कि 80 मंजिल और उससे ऊपर के एडवांस्ड कमरे हैरत अंगेज हैं। न सिर्फ वहां रिकवरी की रफ्तार आम कमरों के मुकाबले में 30% ज्यादा है, बल्कि हर कमरे का अपना ट्रेनिंग रूम भी है। खिलाड़ी इन ट्रेनिंग रूम्स में खुद से सादा जंगी तकनीकों की मशक कर सकते हैं। वाकई, आप असल में एडवांस्ड कमरों में अपनी जंगी महारतों की मशक कर सकते हैं। ये नहीं चलेगा। मुझे जल्द अज जल्द सिल्वर मेंबर बनने की जरूरत है। फ्रीडम होटल की लॉबी में इंतजार करने वाले खिलाड़ी नाकाबिल बयान हद तक हसद कर रहे थे जब उन्होंने मैजिक फ्लैश की पार्टी को लिफ्ट में दाखिल होते देखा। उनके रद्द अमल ने डार्क प्लेयर्स को उलझन में डाल दिया। थोड़ी देर बाद
ग्रुप फ्रीडम होटल की टॉप फ्लोर पर पहुंच गया। जिस लम्हे मैजिक फ्लैश और दूसरों ने फ्रीडम होटल की टॉप फ्लोर पर कदम रखा, उनके जहन पुरसुकून हो गए। दुरुस्त तौर पर कहूं तो वो ज़हनी तौर पर तरोताज़ा महसूस कर रहे थे, जैसे उनके ख़यालात को अपने मुनफरिद रास्ते मिल गए हों। वो अब बगैर किसी उलझन के तसव्वुरात को समझ सकते थे। तो ये ज़ीरो विंग है? मैजिक फ्लैश और दूसरे इस तब्दीली को महसूस करके हाँफने लगे। वो पहले ही फ्रीडम होटल की माना से हैरान थे, लेकिन इस माहौल के मुकाबले में लाभी कुछ भी नहीं थी। अगर वो इस मंजिल पर ट्रेनिंग कर सकते, तो वो दर्जनों गन्ना तेजी से नताइज देखेंगे। वो शायद वाइड रिलिम में भी दाखिल हो सकते थे। हमारे गिल्ड लीडर अंदर हैं। बरा करम अंदर जाएं, शाइस्ता ने कहा। 6 खिलाड़ियों के हैरान कुन तासुरात देखकर उसे जरा भी हैरत नहीं हुई। उसने इस्तकबालिया कमरे के दरवाजे खोलते हुए बस मुस्कुराया। चैप्टर 2557 हैरान कुन बुनियादें। शाइस्ता की दरख्वास्त ने मैजिक फ्लैश और दूसरों को उनके ख़यालात से बाहर निकाला, और वो अजीब व गरीब तासुरात के साथ वीआईपी इस्तकबालिया कमरे में दाखिल हुए। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुए, वो एक बार फिर बेज़बान रह गए। वो तरोताज़ा एहसास जिससे वो हाल में लुत्फ़ अंदोज़ हुए थे, वो हैरत अंगेज़ था, लेकिन जिस लम्हे उन्होंने इस्तकबालिया कमरे में कदम रखा, वो कई गन्ना बढ़ गया। कमरे में मौजूद अजीब व गरीब तवानाई वाज़े तौर पर हाल के मुकाबले में ज़्यादा कसीफ थी। अगर वो इस इस्तकबालिया कमरे के अंदर चंद दिनों तक ट्रेनिंग कर सकते, तो उनके जंगी मेयार अगले दर्जे तक पहुंच जाते। यहां तक कि मुख्तलिफ ताकतें इस तरह के कमरे को एक मुक़द्दस ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह समझती, जिसमें कोर मेंबर्स के अलावा किसी के दाखिले पर पाबंदी होती, और फिर भी ज़ीरो विंग इसे इस्तकबालिया कमरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। फजूल खर्ची। ये बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची थी। इस्तकबालिया कमरे में सोफों में से एक पर एक मर्द सौरोसमीन टेक लगाए बैठा था, जिसने साज व सामान का एक सादा सीट और अपनी पीठ पर ब्लैक कलविक पहना हुआ था। सौरोसमीन के सामने एक खातून थी जो बमुश्किल लेवल 100 तक पहुंची थी। इस खातून से कोई हाला नहीं निकल रहा था, और वो आम खिलाड़ियों से भी ज्यादा कमजोर लग रही थी। ताहम इस खातून ने जो एडवांस्ड मास्टर फॉर्जर का निशान पहना हुआ था, वो गैर मामूली तौर पर तवज्जो खींचने वाला था। वो खातून कोई और नहीं बल्कि मिलनक्कोलुक इस्माइल थी, जो कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म के इंतजाम में मसरूफ रही थी। तवील घंटों की दस्तकारी और दीवानावार तहकीक के बाद वो भी कामयाबी से एडवांस्ड मास्टर फॉर्जर बन गई थी। गिल्ड लीडर, ये हमारी मौजूदा हद है। इसमें शामिल फॉर्जन तकनीकें बहुत ज्यादा नाजुक और पेचीदा हैं। मुझे डर है कि कम वक्त में कामयाब प्रोडक्ट बनाना नामुमकिन है। मिलनक्कोलुक इस्माइल ने मायूसी से इसरार किया जब इसने अपने और सैफ अली के दरमियान मेज पर साज और सामान के कई टुकड़े रखे। जिस लम्हे इसने ऐसा किया, मैजिक फ्लैश और दूसरों की आंखें हैरत से फैल गईं। ना सिर्फ साज व सामान के कई टुकड़े एक ही सीट का हिस्सा थे, बल्कि उन पर फाइन गोल्ड साज व सामान की चमक भी थी। दूसरे लफ्जों में, मेज पर रखा गया साज व सामान एक फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट था। मजीद बरा, ये लेवल 100 से ऊपर का फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट था। यहां तक कि डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी को भी सिर्फ चंद सीट मिले थे, फिर भी ज़ीरो विंग उसे तैयार कर सकता था, और मिलनक्कोलुक इस्माइल के तबसरे की बुनियाद पर वो एक नाकाम प्रोडक्ट थी। दरीं असना, जैसे ही मैजिक फ्लैश की पार्टी इस्तकबालिया कमरे में दाखिल हुई, सैफ अली की नज़र अपने मेहमानों की तरफ मुड़ गई। अब डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के नुमाइंदे होंगे। बरा करम तशरीफ रखें, सैफ अली ने कहा। जब उन्होंने महसूस किया कि मैजिक फ्लैश का ग्रुप मेज पर मौजूद नाकाम अशिया से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा, तो उन्होंने हंसते हुए कहा, ऐसा लगता है कि आपको इस डार्क डेमन सीट में बहुत दिलचस्पी है। स्टोन फॉरेस्ट सिटी वापस आने के बाद उन्होंने फौरी तौर पर मिलनक्कोलुक इस्माइल को तहकीक और पैदावार के लिए डार्क डेमन सीट फॉर्जन डिज़ाइन देने की हिदायत की थी। इस वक्त उनके पास काफ़ी जिम्मेदारियां थीं, और उनके पास खुद साज व सामान तैयार करने का वक्त नहीं था। इसके बरक्स, मिलनक्कोलुक इस्माइल अपना फारिग वक्त फॉर्जन के लिए वक्फ कर सकती थी, और उसने ऐसा ही किया। लिहाजा उसने सैफ अली के मुकाबले में बहुत तेज़ी से अपनी महारतों में बेहतरी लाई। वो उनसे पहले ही एडवांस्ड मास्टर फॉर्जर बन गई थी। कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म में करीम कोको भी थी, जो अपना सारा वक्त फॉर्जन पर मरकूज करती थी, क्योंकि इसके पास मिलनक्कोलुक इस्माइल की तरह इंतजामी फ़राइज़ नहीं थे। उसने मिलनक्कोलुक इस्माइल से भी ज़्यादा तेज़ी से बेहतरी लाई और कैंडल लाइट में पहली एडवांस्ड मास्टर फॉर्जर बन गई। अब ट्रेडिंग फर्म में 2 एडवांस्ड मास्टर फॉर्जर थे। बदकिस्मती से
डार्क डेमन सीट तैयार करना सैफ अली की तवक्को से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुआ, और मिलकर काम करने के बाद भी करीम कोको और मीलनक कोलुक इस्माइल बमुश्किल एक फाइन गोल्ड सीट तैयार करने में कामयाब हुई थी। मजीद बरा, उनकी पैदावार की कामयाबी की शरह खासी ज्यादा नहीं थी। हर तरह के औजार और नायाब मवाद शामिल करने के बाद भी वो अपनी कामयाबी की शरह को सिर्फ 50% तक बढ़ाने में कामयाब हुई थी। मैं अपने पिछले बदतमजाना रवैये के लिए माजरत खा हूं, डीटी सोसाइटी के दाढ़ी वाले उधेड़ उमर आदमी ने जल्दी से माजरत की। बात सिर्फ ये है कि लेवल 100 से ऊपर का फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट वाकई एक नायाब मंजर है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जीरो विंग ऐसा साज और सामान तैयार करने की सलाहियत रखता है। उसने मुझे हैरान कर दिया, लेकिन यकीन रखें, हम ये राज किसी पर जाहिर नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, उसे राज रखने की जरूरत नहीं है। चूंकि डार्क रिपस वुडी, डीटी सोसाइटी और जीरो विंग इत्तेहादी हैं, इसलिए आपको अजनबियों की तरह बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो मैं आपको चंद सीट फरोख्त कर सकता हूं, सैफ अली ने लापरवाही से पेशकश की। जीरो विंग के पास डार्क डेमन सीट फॉर्जन डिजाइन होने की हकीकत पहले ही बेनकाब हो चुकी थी, सिर्फ उसकी खबर मैन बर्रे आजम तक नहीं पहुंची थी, लिहाजा इसे राज रखने की कोई जरूरत नहीं थी। मजीद बरा, सैफ अली का इरादा था कि वो उन फाइन गोल्ड रैंक वाले डार्क डेमन सीट्स को गिल्ड वेयर हाउस में महफूज करें ताकि वो बाद में खरीदारी के लिए दस्तयाब हो। एक बार जब उन्होंने ऐसा कर लिया तो मालूमात को रोकने का कोई तरीका नहीं रहेगा। इसके अलावा जितना जल्दी अवाम को डार्क डेमन सीट के बारे में पता चलेगा, इतना ही बेहतर होगा। इस तरह जीरो विंग इस सीट को गिल्ड में शामिल होने के लिए मजीद माहिरीन को रागिब करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। क्या आप संजीदा हैं? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम मैजिक फ्लैश पूछे बगैर न रह सका। वो लेवल 100 से ऊपर के फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट की बात कर रहे थे। अगर वो ऐसा सीट हासिल कर लेता तो उसकी जंगी ताकत में कम अज कम 30% इजाफा हो जाता। वो इसी लेवल के पैक माहिरीन का मुकाबला करने के काबिल भी हो सकता था। यकीनन, सैफ अली ने मैजिक फ्लैश की नज़रों में पुरजोश रोशनी देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ताहम ये सस्ता नहीं होगा और मैं उन्हें सिक्कों के एवज फरोख्त नहीं करूंगा। उन्हें फाइन गोल्ड रैंक वाला डार्क डेमन सीट फरोख्त करने में कोई एतराज नहीं था। बहरहाल, ये सिर्फ एक नाकाम प्रोडक्ट थी और इस मकाम पर ज्यादातर सुपर पावर्स के पास फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट के कम अज कम चंद सीट मौजूद थे। जीरो विंग के शिराकतदारों को कुछ फरोख्त करने से उनके गिल्ड को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो आप सीट के बदले क्या चाहते हैं? मैजिक फ्लैश ने बेताबी से पूछा। रेड डार्कनेस क्रिस्टल्स, सैफ अली ने कहा। मेरी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। फी सीट 15,000 क्रिस्टल्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मुख्तलिफ ताकतें अब भी समझती थीं कि सिर्फ डार्क प्लेयर्स को डार्कनेस क्रिस्टल्स की जरूरत है, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि जैसे जैसे गार्ड्स डोमेन के लाइफ स्टाइल खिलाड़ी तरक्की करते जाएंगे, इट्री बीवेटेड मैजिक क्रिस्टल्स ज्यादा कीमती होते जाएंगे। इट्री बीवेटेड मैजिक क्रिस्टल्स के साथ तैयार करदा हथियार और साज व सामान क्रिस्टल से मुताल्लिक इजाफी खुसूसियात हासिल कर लेंगे। ऐसी तब्दीलियां आइटम के इट्री बीवेट पैनल में नजर नहीं आएंगी, लेकिन 3 खिलाड़ियों और उससे ऊपर के हाथों में वो नुमाया तौर पर बेहतर कारकर्दगी दिखाएंगे, खास तौर पर उन खिलाड़ियों के लिए जिनकी माना बॉडीज मुकम्मल तौर पर उनलॉक हो चुकी है। खुशकिस्मती से डार्क वर्ल्ड में डार्कनेस क्रिस्टल्स हासिल करना निस्बतन आसान था। लिहाजा सैफ अली ने फैसला किया था कि इससे पहले कि मुख्तलिफ ताकतों को उनकी कदर का एहसास हो, वो कुछ जमा कर ले। फी सीट 15,000 क्रिस्टल्स, मैजिक फ्लैश दंग रह गया। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम। लेवल 100 से ऊपर का फाइन गोल्ड सेट इक्विपमेंट वाकई बहुत नायाब था और इस वक्त गार्ड्स डोमेन में दस्तयाब बेहतरीन साज और सामान में से एक था, लेकिन डार्कनेस क्रिस्टल्स भी इसी तरह नायाब और कीमती थे। दर हकीकत वो डार्क प्लेयर्स के लिए जादुई क्रिस्टल्स से भी ज्यादा कीमती थे। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, क्या आप जो कह रहे हैं वो वाकई सच है? दाढ़ी वाले उधेड़ उमर आदमी ने अचानक मुदाखलत की। हाँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे फी सीट 15,000 डार्कनेस क्रिस्टल्स चाहिए। अगर आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो अब जब चाहें ऐसा कर सकते हैं, सैफ अली ने कहा। वो उधेड़ उमर आदमी के सवाल पर थोड़ी बेजारी महसूस किए बगैर न रह सके। इससे पहले कि मैजिक फ्लैश पेशकश मुस्तरद कर पाता, डीटी सोसाइटी के उधेड़ उमर आदमी ने बात जारी रखी। डीटी सोसाइटी उन्हें खरीदेगी। हम इतने सीट खरीदेंगे जितने आप हमें बेचने के लिए तैयार हैं,
बूढ़े आदमी ने पुख्ता इरादे के साथ ऐलान किया। क्या तुम पागल हो गए हो? ओल्ड फॉरेस्ट मैजिक फ्लैश दंग रह गया। क्या मजाक है? डार्क डेमन सीट सिर्फ एक लेवल 100 से ऊपर का फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट था। 15,000 डार्कनेस क्रिस्टल्स वो ज्यादा से ज्यादा कीमत थी जो कोई भी ऐसे सीट के लिए अदा करेगा। फिर भी इसका साथी उन्हें खरीदने के मौका पर झपट पड़ा। मैजिक फ्लैश किसी ऐसी अक्लमंदाना वजह के बारे में नहीं सोच सकता था कि वो इस तरह क्यों कर रहा है। रुको, कुछ ठीक नहीं है। मैजिक फ्लैश को एहसास हुआ कि जब उसने दाढ़ी वाले आदमी का लापरवाह रद्दे अमल देखा तो कुछ गड़बड़ थी। उसने फौरी तौर पर अपनी शनाख्ती महारत को फ़आल किया और मेज पर मौजूद डार्क डेमन सीट की तरफ मुड़ा। डार्क रिपस वुडी और डीटी सोसाइटी दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों की क़यादत के लिए एडवांस्ड शनाख्ती महारत रखने वाले खिलाड़ियों को इंश्योरेंस के तौर पर भेजा था। जहां मैजिक फ्लैश डार्क रिपस वुडी की टीम की क़यादत कर रहा था, वहीं इस पार्टी के लिए डीटी सोसाइटी का लीडर ओल्ड फॉरेस्ट था। ओल्ड फॉरेस्ट के इस तरह के अमल के पीछे जरूर कोई वजह होगी। इसकी जांच करने की जहमत न करो, ओल्ड फ्लैश। मेज पर मौजूद फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट कोई लेवल 105 का सीट नहीं है। ये एक टॉप टियर फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट है जिसे खिलाड़ी लेवल 120 तक इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरे डार्क वर्ल्ड में किसी को भी ऐसा कुछ नहीं मिला। ओल्ड फॉरेस्ट ने सरगोशी की जब मैजिक फ्लैश ने अपनी एडवांस्ड शनाख्ती महारत का इस्तेमाल किया। चैप्टर 2558 हद से ज्यादा मगरूर जीरो विंग। ओल्ड फॉरेस्ट की बात सुनकर मैजिक फ्लैश हाँपने लगा। फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट जिसे लेवल 120 तक इस्तेमाल किया जा सकता है। फिलहाल डार्क वर्ल्ड में सबसे मशहूर फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट सिर्फ लेवल 105 तक इस्तेमाल किया जा सकता था। यहां तक कि डार्क रिपस वुडी के पैक माहिरीन के पास भी सिर्फ लेवल 105 का डार्क गोल्ड साज व सामान था, जो लेवल 110 के फाइन गोल्ड साज व सामान के बराबर था, जो लेवल 110 के फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट के मुकाबले में बमुश्किल ही कुछ था। लेवल 120 का फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट तो तसव्वुर से भी बाहर था। ये ठीक है, लेवल 100 से ऊपर के एपिक साज व सामान के अलावा पूरे डार्क वर्ल्ड में इससे बेहतर कोई साज व सामान नहीं है। ओल्ड फॉरेस्ट ने सर हिलाते हुए कहा जब इसने अपने दिल में मौजूद जोश व खरूश को दबाने की कोशिश की। अगर कीमत वाकई 15,000 डार्कनेस क्रिस्टल्स फी सीट थी तो ये यकीनी तौर पर काबिल कबूल थी। ये खास तौर पर इस वक्त सच था जब डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतें दीवाना वार लेवल 100 की टीम डंजन्स पर छापे मार रही थीं। लेवल 100 से ऊपर के हथियारों और साज व सामान के गिरने की शरह इंतहाई कम होने की वजह से ये ताकतें अपने डंजन छापों में कोई नुमायां पेशरफ्त नहीं कर रही थी। इसके नतीजे में उनकी तरक्की रुक गई थी। अगर वो डीटी सोसाइटी के लिए डार्क डेमन सीट्स का एक बीच हासिल कर सके तो उसके गिल्ड को दूसरी ताकतों पर बहुत बड़ा फायदा हासिल हो जाएगा। इस फायदे के साथ वो आसानी से डार्क डेमन सीट्स की कीमत वापस कमा सकते थे। जैसे ही ओल्ड फॉरेस्ट ने बात खत्म की, मैजिक फ्लैश की आंखों में भी जोश व खरूश चमक उठा। मैजिक फ्लैश ने फौरी तौर पर कहा, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, डार्क रिपस वुडी भी आपके पास मौजूद हर चीज खरीद लेगी। डार्कनेस क्रिस्टल्स यकीनी तौर पर कोई मसला नहीं है। अगर वो मुताद्दिद डार्क डेमन सीट्स हासिल कर लेता तो गिल्ड की मैन फोर्स की प्लेट आर्मर क्लासेस का वक्त बहुत अच्छा गुजरने वाला था। उन्हें लेवल 125 तक पहुंचने से पहले साज व सामान तलाश करने की फिक्र नहीं करनी पड़ेगी। मजीद बरा मैन फोर्स को लेवल 100 की टीम डंजन्स पर छापे मारने में भी बहुत आसानी होगी। दरहकीकत डार्क रिपस वुडी डार्क वर्ल्ड का पहला गिल्ड बन सकता है जो 100 रुकनी लेवल 100 की टीम डंजन को क्लियर करे। डार्क डेमन सीट की पैदावार आपकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। मेरे पास ज्यादा सीट दस्तयाब नहीं है। अब तक हम सिर्फ 4 सीट तैयार करने में कामयाब हुए हैं। सैफ अली ने अपने सामने मौजूद 2 लोगों के हसरत भरे तासुरात देखकर हंसते हुए कहा। सैफ अली की ख्वाहिश थी कि वो जितने चाहें डार्क डेमन सीट्स तैयार कर सकें। ताहम डार्क डेमन सीट दरअसल लेवल 110 से लेवल 120 का डार्क गोल्ड सीट इक्विपमेंट था। इसे तैयार करने के लिए दरकार मवाद इंतहाई नायाब था, जिसकी वजह से इसकी पैदावारी मिकदार बहुत महदूद थी। मजीद बरा डार्क डेमन सीट का नाकाम वर्जन बनाते वक्त भी पैदावार की कामयाबी की शरह सिर्फ 50% थी। सिर्फ 4 सीट। मैजिक फ्लैश और ओल्ड फॉरेस्ट ने जब सैफ अली की बात सुनी तो थोड़ी मायूसी महसूस की। ताहम मामले पर कुछ सोचने के बाद उन्हें यह मुनासिब लगा। बहरहाल ये लेवल 120 का फाइन गोल्ड सीट इक्विपमेंट था। अगर उसे तैयार करना इतना आसान होता
तो जीरो विंग नाकाबिल तस्खीर होता। यकीनन अगर आपके दो गिल्ड्स उन्हें बड़ी मिकदार में खरीदना चाहते हैं तो ये बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। सैफ अली ने इन दोनों के चेहरों पर मायूसी देखकर मुस्कुराते हुए कहा। सैफ अली की बात सुनकर ओल्ड फॉरेस्ट फौरी तौर पर समझ गया कि सैफ अली किया इशारा कर रहे हैं। बगैर किसी हिचकिचाहट के उसने जवाब दिया, गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, बराकरम अपनी शराइत बताएं। जब तक वो मेरे इख्तियार में हैं, मैं यकीनी तौर पर डीटी सोसाइटी की तरफ से उनसे इत्तेफाक कर सकता हूं। सिर्फ 15,000 डार्कनेस क्रिस्टल्स फी सीट पर चंद डार्क डेमन सिट्स खरीदने के काबिल होना ही पहले से एक मौजज़ा समझा जा सकता था। बड़ी मिकदार में सिट्स खरीदने की तो बात ही अलग है। सिट्स की काफी बड़ी तादाद के साथ एक गिल्ड अपनी मैन फोर्स की मजमूई ताकत को एक बड़े मार्जिन से बढ़ा सकता था। जीरो विंग कुदरती तौर पर उनके दो गिल्ड्स को ऐसा शानदार मौका देने का पाबंद नहीं था। मेरे लिए भी ऐसा ही है, मैजिक फ्लैश ने कहा। अगर वो इस तरह के फायदे से महरूम रह गया तो जब वो वापस जाएगा तो उसका गिल्ड लीडर और गिल्ड के एल्डर्स उसे मार डालेंगे। दूसरी तरफ अगर वो इस गुफ्तो शनीद में कामयाब हो गया तो वो गिल्ड के लिए एक बहुत बड़ा ताउन करेगा। अगरचे डार्क डेमन सीट की पैदावार मुश्किल है, लेकिन रोजाना कई सीट तैयार करना अब भी मुमकिन है। जीरो विंग अब के दो गिल्ड्स को तवील मुद्दत तक ये सीट फराहम करने के लिए तैयार है, सैफ अली ने कहा। ताहम मैं उम्मीद करता हूं कि अब के दो गिल्ड्स जीरो विंग की कैंडल लाइट ट्रेडिंग फर्म को डार्क वर्ल्ड के बड़े एनपीसी शहरों में खुद को कायम करने में मदद दे सकते हैं और इसके ऑपरेशन की हिफाजत की जमानत दे सकते हैं। सैफ अली की बात खत्म होने के बाद पूरे कमरे में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई, क्योंकि मैजिक फ्लैश और ओल्ड फॉरेस्ट दोनों ने उन्हें हैरत से देखा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीरो विंग के गिल्ड लीडर के इतने बड़े अज़ाइम हैं। डार्क वर्ल्ड मैन बर्रे आज़म की तकरीबन 3 आम सल्तनतों के बराबर था। उधर वर्ल्ड की खिलाड़ियों की आबादी फायर ड्रैगन एम्पायर से भी ज्यादा थी, जो गॉड्स डोमेन की 4 अजीम सल्तनतों में से एक थी। चूंकि डार्क वर्ल्ड अब तक मेहरबंद था, इसलिए इसका मैन बर्रे आज़म से कोई राबता नहीं था। लिहाजा डार्क वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतों ने उधर वर्ल्ड के एनपीसी शहरों पर मुकम्मल इजारादारी कायम कर रखी थी। मजीद बरा डार्क वर्ल्ड में पाए जाने वाले एनपीसी शहर मैन बर्रे आज़म में पाए जाने वाले शहरों से इस लिहाज से मुख्तलिफ थे कि खिलाड़ियों के पास उन पर जुज़वी इख्तियार था, जिसकी वजह से बाहर की ताकतों के लिए डार्क वर्ल्ड के एनपीसी शहरों पर कब्जा करना इंतहाई मुश्किल था। दरी असना डार्क वर्ल्ड के पोर्टल के खिलने ने अब डार्क वर्ल्ड की ताकतों और मैन बर्रे आज़म की ताकतों दोनों को कारोबार का एक बड़ा मौका फराहम किया था। कहने की ज़रूरत नहीं कि मैन बर्रे आज़म की मुख्तलिफ सुपर पावर्स यकीनी तौर पर इस मौका के लिए मुकाबला करेंगी और कुदरती तौर पर नाकाबिल तसव्वुर कीमतें पेश करने के लिए तैयार होंगी। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, मुझे डर है कि मेरे पास इस तरह के मामले पर फैसला करने का इख्तियार नहीं है, ओल्ड फॉरेस्ट ने ईमानदारी से कहा। मजीद बरा इस मामले में बहुत से मुफादात शामिल हैं। यहां तक कि अगर जीरो विंग डार्क डेमन सीट पेश कर रहा है, तब भी मुझे नहीं लगता कि मेरे बड़े अब की शर्त से इत्तेफाक करेंगे। जहां तक मैजिक फ्लैश का ताल्लुक है, उसने सैफ अली के मुतालबे पर दिल ही दिल में आंखें घुमाई। डार्क डेमन सीट उनके गिल्ड्स की मैन फोर्सेस की ताकत को मजीद बढ़ाने के काबिल हो सकता है, लेकिन उसकी कीमत 3 सल्तनतों के खिलाड़ियों की दौलत के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। ये इन वजूहात में से एक थी कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स डार्क गिल्ड्स के साथ दुश्मनी से गुरेज कर रही थीं, क्योंकि ऐसा करने का मतलब कारोबार के एक बड़े मौका से महरूम होना था। इस वक्त मैजिक फ्लैश और ओल्ड फॉरेस्ट जैसे टीम लीडर्स तो दूर की बात, पार्टी के दीगर 4 अरकान ने भी सैफ अली को हिकारत से देखा। सैफ अली असल में फाइन गोल्ड सिट इक्विपमेंट के सिर्फ चंद सीट पेश करके कारोबार का इतना बड़ा मौका हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। क्या वो उन्हें बेवकूफ़ समझते थे? मजीद बरा जीरो विंग को पहले ही कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में अपनी पोजीशन बरकरार रखने में मुश्किलात का सामना था, फिर भी सैफ अली असल में डार्क वर्ल्ड के मुख्तलिफ एनपीसी शहरों में दाखिल होना चाहते थे। ये एक मुकम्मल और सरी मजाक था। मेरी पेशकश को मुस्तरद करने में इतनी जल्दी न करें। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत से फवाइद शामिल हैं। मैं जानता हूं कि डार्क डेमन सीट भी आपके 2 गिल्ड्स को कायल करने के लिए नाकाफी है, सैफ अली ने इन दोनों के रद्द अमल पर हंसते हुए कहा। ताहम क्या होगा अगर मैं ऐसा कर सकूं कि आपके 2 गिल्ड्स के लोग डार्क वर्ल्ड और कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के दरमियान आज़ादाना तौर पर आ जा सकें, जबकि डार्क वर्ल्ड का कोई दूसरा शख्स ऐसा न कर सके? गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम, आपका क्या मतलब है? ओल्ड फॉरेस्ट ने पूछा। वो सैफ अली का मतलब समझने से कासिर था। गिल्ड लीडर ब्लैक फुलियम,
आपको मालूम होना चाहिए कि डार्क वर्ल्ड और मैन बर्रे आजम को मिलाने वाला पोर्टल पहले ही खिल चुका है। डार्क वर्ल्ड के खिलाड़ी अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं। ये वो चीज है जिसे पोर्टल की चाबी रखने वाला फ्लेमिंग लाइट भी नहीं रोक सकता। जीरो विंग भला क्या कर सकता है? मैजिक लाइट ने हंसते हुए कहा। मैं नहीं जानता कि फ्लेमिंग लाइट इन खिलाड़ियों को रोक सकता है या नहीं, लेकिन अब से जीरो विंग कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में डार्क वर्ल्ड के पोर्टल की मलकियत संभाल रहा, सैफ अली ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने मैजिक फ्लैश और दूसरों की तरफ से दिखाई जाने वाली तज़हीक पर कोई तवज्जो नहीं दी। चैप्टर 2559 डार्क वर्ल्ड की तरफ रवानगी। मैजिक फ्लैश और उसके साथी दंग रहकर सैफ अली को घूरने लगे। कितना मगरूर है ये सौरुसमीन, हद से ज्यादा मगरूर था। यहां तक कि मैन बर्रे आजम के सपर गिल्ड्स भी ऐसी बकवास करने की हिम्मत नहीं करेंगे। वो एक पूरे उदर वर्ल्ड के माहिरीन की बात कर रहे थे, और न सिर्फ किसी आम उदर वर्ल्ड की, बल्कि एक ऐसी दुनिया की जो जालिमाना मुकाबले का शिकार थी। डार्क वर्ल्ड के बाशिंदों को इंतहाई मोहतात रहना पड़ता था। न सिर्फ एक मामूली गलती उनकी जान ले सकती थी, बल्कि कोई दूसरा उनकी मेहनत से फायदा भी उठा सकता था। लिहाजा डार्क वर्ल्ड में तकरीबन कोई आम खिलाड़ी नहीं था। ज्यादातर उदर वर्ल्ड में सिर्फ चंद दिन गुजारने के बाद अपने अकाउंट डिलीट कर देते और दूसरी दुनिया में दोबारा शुरू करने की कोशिश करते। जो खिलाड़ी वहां रहने का इंतखाब करते थे वो आ तो माहिर थे या बका के फिन में खास तौर पर माहिर थे। जब इन करोड़ों खिलाड़ियों का हुजूम कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में उमड़ आएगा तो 5 सुपर पावर्स मिलकर भी उन सब को नहीं रोक सकेंगी। एक अकेली सुपर पावर तो दूर की बात है। यहां तक कि अगर मैन बर्रे आजम की मुख्तलिफ सुपर पावर्स मुत्तहिद हो जाएं, तब भी वो डार्क वर्ल्ड के बाशिंदों को शिकस्त देने के लिए नाकाबिल तसव्वुर कीमत अदा करेंगे। उनका नुकसान इतना शदीद हो सकता है कि उनकी हतमी तबाही का सबब बन जाए। ताहम सैफ अली ने अभी ऐलान किया था कि जीरो विंग डार्क वर्ल्ड के पोर्टल का कंट्रोल संभाल सकता है। एक लम्हे के लिए मैजिक फ्लैश और उसकी पार्टी ने सोचा कि क्या ये सौरसमीन अपना दिमाग खो बैठा है। क्या इस आदमी ने यह फर्ज कर लिया है कि वो गॉड्स डोमेन का मालिक है? गिल्ड लीडर ब्लैकफुलियम, मेरा मतलब अब पर शक करना नहीं है, लेकिन इस मामले में बहुत से मुफादात शामिल हैं। मेरे पास इस तरह के सौदे पर इत्तेफाक करने का इख्तियार नहीं है, ओल्ड फॉरेस्ट ने इसरार किया। एक गहरा सांस लेने के बाद उसने बात जारी रखी, सिर्फ मेरा गिल्ड लीडर ही इस मामले की सदारत कर सकता है। मैं ज्यादा से ज्यादा ये कर सकता हूं कि उन्हें आपकी पेशकश से मतला कर दूं। मैं ये नहीं कह सकता कि वो इत्तेफाक करेंगे या नहीं। ये ठीक है, क्यों ना हम वापस जाएं और फी अलहाल अपने गिल्ड लीडर्स के साथ इस पर बात करें। बाद में हम इन बातचीत के नताइज के साथ वापस आएंगे। मैजिक फ्लैश ने सर हिलाते हुए मशवरा दिया। ताहम दिल ही दिल में उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि सैफ अली एक पागल है। अगरचे डार्क डेमन सेट कीमती हो सकता है, लेकिन एक बार जब उनके गिल्ड्स मुख्तलिफ सुपर पावर्स के साथ इत्तिहाद के लिए गुफ्तो शनीद शुरू कर देंगे तो फाइन गोल्ड सेट इक्विपमेंट हासिल करना कोई मसला नहीं रहेगा। वाहिद नुकसान ये था कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ऐसा फाइन गोल्ड सेट इक्विपमेंट फराहम नहीं कर सकती थीं जिसे खिलाड़ी लेवल 120 तक इस्तेमाल कर सकें। ताहम टीम डंजन्स पर छापे मारने और लेवल बढ़ाने के लिए ये काफी से ज्यादा होगा। यहां तक कि एक लाइफ स्टाइल खिलाड़ी के तौर पर मिलनक कोलुक इस्माइल भी बता सकती थी कि मैजिक फ्लैश और ओल्ड फॉरेस्ट महज रस्मी वादे कर रहे थे। सैफ अली की तो बात ही अलग है, जिनके पांचों हवास पहले ही अपनी हुदूद को छू रहे थे। मैं समझता हूं इतने ज्यादा मुफादात के पेश नजर अब के 2 गिल्ड्स के लिए फौरी फैसला करना बहुत मुश्किल होगा। जीरो विंग को कोई जल्दी नहीं है, इसलिए मुझे अब के अपने गिल्ड लीडर्स तक सूरत हाल पहुंचाने का इंतजार करने में कोई मसला नहीं है। सैफ अली ने सुकून से इत्तिफाक किया। बरा करम यकीन रखें गिल्ड लीडर ब्लैकफुलियम, हम वापसी पर अपने गिल्ड लीडर्स को मतला कर देंगे, ओल्ड फॉरेस्ट ने सर हिलाते हुए कहा। इसके बाद मैजिक फ्लैश और ओल्ड फॉरेस्ट ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी छोड़ने और डार्क वर्ल्ड वापस जाने से पहले सैफ अली को अपने वादे के मुताबिक 2,50,000 डार्कनेस क्रिस्टल्स दिए। उनके जाने के बाद शाइस्ता ने माथे पर बिल डाले। गिल्ड लीडर, अब जबकि डार्क वर्ल्ड का पोर्टल खुल गया है, क्या हमें अपने गिल्ड अरकान की सरगर्मियों की हद को महदूद कर देना चाहिए? शाइस्ता ने पूछा। इसे तवक्को नहीं थी कि पोर्टल इतनी जल्दी खुल जाएगा। खुशकिस्मती से जीरो विंग ने पोर्टल खुलते ही डार्कनेस क्रिस्टल्स की तरसील के हवाले से डार्क रिपसवुडी और डीटी सोसाइटी के साथ मुआहिदा कर लिया था, वरना जीरो विंग को पता ही न चलता कि पोर्टल कब खुला और वो जंग की तैयारी का मौका गंवा देता। इसकी जरूरत नहीं होगी।
चूंकि डार्क वर्ल्ड का पोर्टल खुला है, हमें इस उदर वर्ल्ड का दौरा करना चाहिए। फायर की टीम और हिल लीजन से राब्ता करो और उन्हें इकट्ठा होने का कहो, सैफ अली ने हंसते हुए कहा। क्या हम वाकई वहां जा रहे हैं? सैफ अली के फैसले ने इसे हैरान कर दिया। जब सैफ अली ने डार्क रिपस वुडी और डीटी सोसाइटी के नुमाइंदों के सामने अपने इरादों का ऐलान किया था, तो उसने इसे जरा भी बकवास नहीं समझा था। जब तक जीरो विंग के पास काफी वक्त था, यह मुकम्मल तौर पर मुमकिन था। न सिर्फ गिल्ड के पास अब फ्रीडम होटल था, बल्कि मजमूई तौर पर गिल्ड रोजाना 1 लाख गोल्ड से ज्यादा का खालिस मुनाफा भी कमा रहा था। मजीद बरा, जैसे जैसे स्टोन फॉरेस्ट सिटी की खिलाड़ियों की आबादी बढ़ेगी, जीरो विंग के सिक्कों और जादुई क्रिस्टल्स की आमदनी में इजाफा होता रहेगा। खिलाड़ियों को रागिब करने के लिए फ्रीडम होटल के साथ मजीद माहिर खिलाड़ी भी शहर में उमड़ आएंगे। इतने सारे फवाइद के साथ इतना बढ़ना कि वो कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट पर आहनी गिरफ्त के साथ हुकूमत करे, मुकम्मल तौर पर मुमकिन था। अब ताहम हील लीजन समेत जीरो विंग के पास अपनी कमान में सिर्फ 500 से थोड़े ज्यादा ट्रतीन माहिरीन थे। यहां तक कि अगर वो 600 या इससे ज्यादा ट्रतीन नाइट्स को भी शामिल कर लें, तब भी वो इतने ताकतवर नहीं थे कि पूरे डार्क वर्ल्ड को चैलेंज कर सकें। हाँ, हम अभी वहां जा रहे हैं। अगर हमने जल्दी ना की तो बहुत देर हो जाएगी, सैफ अली ने पुख्ता लहजे में कहा। ठीक है, मैं फायर और दूसरों को मतला कर दूंगी, शाइस्ता ने जवाब दिया। अगरचे वो नहीं समझती थी कि सैफ अली का इरादा किया है, लेकिन उन्हें जिंदा रहने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। मिलनकोलुक क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप्स की तामीर कैसी चल रही है? सैफ अली ने कैंडल लाइट की मैनेजर की तरफ मुड़ते हुए पूछा। आपके कब्जे में मौजूद एक जहाज को छोड़कर हमारे पास कल 5 क्रिम्सन ड्रैगन फ्लाइंग शिप्स तैयार हैं, मिलनकोलुक इस्माइल ने फख्र से इसे मतला किया। अगरचे अब ज्यादा खिलाड़ियों के पास अपने फ्लाइंग माउनेट्स थे, लेकिन 5 फ्लाइंग शिप्स जीरो विंग के लिए फजाओं पर हुक्मरानी करने के लिए काफी से ज्यादा थीं। गॉड्स डोमेन की कोई दूसरी ताकत फिजा में गिल्ड को खतरा नहीं पहुंचा सकती थी। अच्छा, उन्हें तैयार करो, सैफ अली ने सर हिलाते हुए कहा। जबकि शाइस्ता और मिलनकोलुक इस्माइल अपनी तैयारियों में मसरूफ थीं, मैजिक फ्लैश और उसकी टीम अपने डार्कनेस बैट्स पर सवार होकर डार्क वर्ल्ड के पोर्टल की तरफ उड़ गए। अपने घर उधर वर्ल्ड वापसी पर उन्होंने 1000 गज आगे बजरी के मैदान में डार्क प्लेयर्स के हुजूम और खैमों को देखा। मैदान में आसानी से लाखों डार्क प्लेयर्स मौजूद थे। इन डार्क प्लेयर्स में से हर एक अमली तौर पर तारीक तवानाई और खून की प्यास से लरज रहा था, और उनमें सबसे कम लेवल वाला भी लेवल 105 का था। काफी सारे ट्रतीन माहिरीन भी थे। हमें गए हुए ज्यादा देर नहीं हुई, फिर भी इतने ज्यादा लोग पहले ही जमा हो चुके हैं, मैजिक फ्लैश ने नीचे मौजूद बड़े हुजूम को देखकर पुकारा। जहां तक वो बता सकता था, कैंप में कम से कम 4 या 5 मिलियन खिलाड़ी जमा हो चुके थे। इसके मुकाबले में डार्क रिपस वुडी ने जो कई हजार खिलाड़ी भेजे थे, वो कुछ भी नहीं थे। जब मैजिक फ्लैश ने सैफ अली के मगरूर दावे के बारे में सोचा, तो वो इस आदमी को पहले से भी बड़ा बेवकूफ समझने लगा। ताहम मैजिक फ्लैश और ओल्ड फॉरेस्ट ने अपने फ्राइज की अंजामदही जारी रखी और अपने बड़ों को सैफ अली की तजवीज से आगाह किया। सैकड़ों खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक कॉन्फ्रेंस टेंट के अंदर ब्लैक फुलियम पागल है। अब जबकि डार्क वर्ल्ड का पोर्टल खुल गया है, इसे सिर्फ अपनी हिफाजत करने में ही मुश्किल पेश आएगी, फिर भी वो हमारे उधर वर्ल्ड पर नजरें जमाए बैठा है। जब डार्क रिपस वुडी की खातून डार्क नाइट ब्लू रेनबो ने मैजिक फ्लैश और ओल्ड फॉरेस्ट की रिपोर्ट सुनी, तो वो हंसे बगैर न रह सकी। ये शायद इसलिए है कि इसने अभी तक जमा शदा फौज नहीं देखी। एक बार जब वो देख लेगा, तो पहले की मुख्तलिफ सुपर पावर्स की तरह वो भी गालिबन इस नादान सोच को छोड़ देगा। डीटी सोसाइटी के एल्डर गोल्ड ने इसी तरह मुस्कुराते हुए जवाब दिया। कुछ सुपर पावर्स जिन्हें पोर्टल के खिलने की इत्तला दी गई थी, उन्होंने कुछ अरसा पहले डार्क वर्ल्ड में नुमाइंदे भेजे थे। वो उधर वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतों के साथ कारोबारी सौदों पर गुफ्तो शनीद करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने आने वाले हमले का इंतजार करने वाले डार्क प्लेयर्स की तादाद देखी, तो नुमाइंदों में से हर एक ने अपनी तजावीज़ वापस ले ली। इन सुपर पावर्स के नुमाइंदों को एहसास हो गया था कि जिस लम्हे जमाशदा डार्क प्लेयर्स खिले पोर्टल से बाहर निकलेंगे, यहां तक कि पड़ोसी रियासतें और सल्तनतें भी खतरे में पड़ जाएंगी। कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट तो दूर की बात है। सच तो यह है कि डार्क वर्ल्ड के टॉप 3 गिल्ड्स भी इस बात पर हैरान थे कि कितने खिलाड़ियों ने हमला आवर फौज में शमूलियत इख्तियार की है। उन्होंने सिर्फ ये अंदाजा लगाया था कि तकरीबन 20,000 माहिरीन आएंगे, फिर भी 30,000 से ज्यादा ट्रतीन माहिरीन पहले ही कैंप में शामिल हो चुके थे। इस रफ्तार से
उन्हें हमला शुरू होने तक 40 या 50 हजार प्रतीन माहिरीन जमा करने में कोई मसला नहीं होगा। जबकि ब्लू रेनबो और एल्डर गोल्ड दबी आवाज में सरगोशियां कर रहे थे, खेमे में मौजूद मुख्तलिफ नुमाइंदे खामोश हो गए। ऐसा लगता है कि सबकी एक ही राय है। इस सूरत में इस बहस को जारी रखने का कोई फायदा नहीं है। हम अब भी स्टोन फॉरेस्ट सिटी को नजरअंदाज करने की इस्तिताअत रखते हैं, लेकिन चूंकि डार्क वर्ल्ड ने इतनी ताकतवर फौज तैयार कर ली है, इसलिए हम मैन बर्रे आजम की सुपर पावर्स को शहर का अपना हिस्सा नहीं लेने दे सकते। खेमे में मौजूद 3 मरकजी नशिस्तों में से एक पर बैठे एक सर्दमहर मजबूत आदमी ने बात की। खड़े होते हुए इसने बात जारी रखी, आइए बाज़ाब्ता तौर पर कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की तरफ पेश कदमी करें। अब वक्त आ गया है कि हम मैन बर्रे आजम की ताकतों को अपने डार्क वर्ल्ड की ताकत दिखाएं। जैसे ही मजबूत आदमी ने बात खत्म की, मुख्तलिफ नुमाइंदों ने अपने मातहतों को कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया। मैदान में मौजूद लाखों खिलाड़ी अपने सामने मौजूद देव हैकल दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे, जिसने मैन बर्रे आजम की सुपर पावर्स के भेजे गए स्काउट्स को दंग कर दिया। इन स्काउट्स ने फौरी तौर पर अपने बड़ों से राब्ता किया ताकि उन्हें इस हैरान कुन मंजर से आगाह कर सके। दरी असना फ्रीडम होटल की 29वीं मंजिल पर एक एडवांस्ड कमरे में। तो आखिरकार वो अब भी हमला कर रहे हैं। युआन टाकसुन ने अपने मातहत का पैगाम पढ़कर सर हिलाया और आह भरी। चैप्टर 2560 तारीकी का हमला, जीरो विंग की आमद। युआन टाकसुन के अपने मातहत का पैगाम पढ़ने के थोड़ी देर बाद पुरसुकून कमरे का दरवाजा खुला। खिलाड़ियों का एक ग्रुप एक ऐसे मर्द हाफ एल्फ के पीछे अंदर दाखिल हुआ जो नीली चिंगारियों से ढका हुआ था। जैसे ही हाफ एल्फ कमरे में दाखिल हुआ, आग की किस्म की तमाम माना इसके गिर्द जमा होने लगी जैसे इसे बुलाया गया हो। नतीजे के तौर पर कमरे का दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ने लगा। शाइन, तुम यहां क्या कर रहे हो? युआन टाकसुन मर्द हाफ एल्फ स्कोर्चिंग शायर को देखकर हैरान रह गए। सीक्रेट पवेलियन में बहुत कम लोग स्कोर्चिंग शाइन का नाम जानते थे, और जो जानते थे वो आमतौर पर गिल्ड की पुरानी नस्लों के अरकान थे। अगरचे स्कोर्चिंग शाइन की मौजूदा शक्ल ऐसी थी जैसे वो अपनी 30 की दहाई में हो, लेकिन वो असल में 50 साल से ज्यादा का था। वो आदमी कई साल पहले सीक्रेट पवेलियन की फ्रंट लाइन्स से दस्तबरदार हो गया था और सिर्फ पर्दे के पीछे सरगर्म था। स्कोर्चिंग शाइन के दस्तबरदार होने से पहले इसे पवेलियन के मुतलक राकेशों में से एक समझा जाता था। वो मीथोलॉजी के सबसे मजबूत ट्रम्प कार्ड लीजन के कमांडर का मुकाबला भी कर सकता था। ताहम वो अब गिल्ड के मामलात में खुद को मसरूफ नहीं रखता था, बल्कि अपनी बेहतरी पर तवज्जो देने को तरजीह देता था। युआन टाकसन भी, जिसके स्कोर्चिंग शाइन के साथ करीबी ताल्लुकात थे, ये तसव्वुर नहीं कर सकता था कि वो आदमी कितना ताकतवर हो गया है। ताहम स्कोर्चिंग शाइन की इनफरादी ताकत सीक्रेट पवेलियन में इसकी शोहरत की वाहिद वजह नहीं थी, बल्कि ये इसकी कमान में मौजूद स्कोर्च लीजन थी। स्कोर्च लीजन सीक्रेट पवेलियन के ट्रम्प कार्ड लीजेंस में से एक थी, और स्कोर्चिंग शाइन ने ज़ाती तौर पर उसके हर माहिर की परवरिश की थी। अगरचे लीजन के सिर्फ 200 अरकान थे, लेकिन वो सब ज़हीन थे जिन्हें स्कोर्चिंग शाइन ने पवेलियन के नए भर्ती होने वालों में से खुद मुंतखब किया था। इब्तिदाई तौर पर इस आदमी की नज़रें पर्पल जेड पर भी थीं। बदकिस्मती से वो वन हैंडेड स्वॉर्ड्स को तरजीह देती थी, और इस जंगी अंदाज के बारे में स्कोर्चिंग शाइन का इल्म महदूद था। आखिर में उसने उसकी स्कोर्च लीजन में शमूलियत इख्तियार नहीं की थी। स्कोर्च लीजन को अब भी एक पोशीदा कुव्वत समझा जाता था जो गार्ड्स डोमेन की फ्रंट लाइन्स पर खुफिया तौर पर लड़ रही थी। ये सिर्फ नए नक्शों की तलाश के लिए वजूद रखती थी और तकरीबन कभी भी गिल्ड के मामलात में मुदाखलत नहीं करती थी। अब ताहम स्कोर्चिंग शाइन और उसकी लीजन स्टोन फॉरेस्ट सिटी आ गए थे, जिसने युआन टाकसुन को थोड़ा उलझन में डाल दिया था। हमें वाइस गिल्ड लीडर डान की तरफ से हुक्म मिला है। अब जबकि डार्क वर्ल्ड का पोर्टल खुल गया है, इसने खास तौर पर मुझे शहर को निशाना बनाने वाली मुख्तलिफ सुपर पावर्स के साथ गुफ्तो शनीद करने के लिए भेजा है। स्कोर्चिंग शाइन ने नरमी से वजाहत की। वाइस गिल्ड लीडर डान ने तुम्हें सूरत हाल संभालने के लिए भेजा है। यह खबर सुनकर युआन टाकसुन ने सुकून का सांस लिया। ये अच्छा है। तुम्हारे यहां होने से मुझे यकीन है कि वो सुपर पावर्स तहम्मुल का मुजाहरा करेंगी। इस सूरत में जीरो विंग के पास उनके मुश्तरका हमले को रोकने का एक मौका हो सकता है। युआन टाकसुन को फिक्र थी कि डॉन जेड ने स्टोन फॉरेस्ट सिटी से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है, लेकिन अब जबकि स्कोर्च लीजन पहुंच गई थी, शहर को दिफा की एक इजाफी तह मिल गई थी। स्कोर्च लीजन नीदरवर्ल्ड एम्पायर की हील लीजन से कमजोर नहीं थी। दरहकीकत
बड़े पैमाने पर लड़ाई में स्कोश लीजन आसानी से हील लीजन से बेहतर कारकर्दगी दिखाएगी क्योंकि इसका कोई भी रुकन इंसान नहीं था। हाफ इलिव्स के अलावा जो जादू में खास तौर पर माहिर थे, लीजन में हाफ ओरुक अरकान भी थे जो जबरदस्त मेली फाइटर्स थे। उनकी जंगी ताकत इसी लेवल और टर के इंसानी खिलाड़ियों से कहीं ज्यादा थी। यकीनन सीक्रेट पवेलियन ने यह यकीनी बनाने के लिए भारी कीमत अदा की थी कि स्कोच लीजन के अरकान जल्द अज जल्द टीम तक पहुंच जाएं। अभी से पुरजोश न हो। स्टोन फॉरेस्ट सिटी की हालिया तरक्की ने मुख्तलिफ सुपर पावर्स को इसे हासिल करने के लिए मजीद बेताब कर दिया है। मेरी लीजन के यहाँ होने के बावजूद हम इस बात की जमानत नहीं दे सकते कि जीरो विंग स्टोन फॉरेस्ट सिटी पर हुकूमत करने का हक बरकरार रखेगा। ताहम अगर जीरो विंग शहर के कुछ हिस्से देने के लिए तैयार है तो मुझे यकीन है कि शहर को उसके कंट्रोल में रखना कोई मसला नहीं होगा, स्कोर्चिंग शाइन ने सुकून से कहा। आइए मजीद वक्त ज़ाय न करें। डार्क वर्ल्ड के खिलाड़ी पहले ही कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें जल्दी तैयारी करनी होगी। मैं ब्लैक फुलियम से वाकिफ नहीं हूं, इसलिए तुम्हें इससे राब्ता करना होगा। ये कोई मसला नहीं होगा। मैं फौरन जीरो विंग को मतला कर दूंगा, युआन टाकसुन ने सर हिलाते हुए इत्तेफाक किया। इसके बाद इसने जीरो विंग में अपने राब्तों से राब्ता किया। मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मुश्तरका फोर्स सबसे ज्यादा परेशान कुन नहीं थी, बल्कि डार्क वर्ल्ड की अफवाज ज्यादा तशवीश की मुस्तहिक थीं। यहां तक कि सीक्रेट पवेलियन को भी तवक्को नहीं थी कि डार्क वर्ल्ड इतना ताकतवर होगा। उधर वर्ल्ड की हमला आवर फौज में 5 मिलियन से ज्यादा माहिरीन थे और उनमें से 30,000 से ज्यादा तीन माहिरीन थे। फौज के पास 50 से ज्यादा फ्लाइंग माउनेट्स भी थे और मामले को मजीद खराब करने के लिए वक्त गुजरने के साथ साथ उन नंबरों में इजाफा ही होता जा रहा था। अगर इस फौज को कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में उमड़ आने की इजाजत दी गई तो नताइज संगीन होंगे। ताहम युआन टाकसुन के जीरो विंग से राब्ता करने के थोड़ी देर बाद वो सदमे से जिम गया। ओल्ड युआन, क्या जीरो विंग के साथ कुछ हुआ है? स्कोर्चिंग शाइन ने पूछा। जब इसने अपने पुराने साथी के दंग रह जाने वाले तासुरात देखे तो इसका तजस्सुस बढ़ गया। थोड़ी देर पहले ब्लैक फुलियम एक टीम लेकर डार्क वर्ल्ड के पोर्टल की तरफ गया है। वो डार्क वर्ल्ड के खिलाड़ियों के साथ गुफ्तो शनीद करने का इरादा रखता है, युआन टाकसुन ने संजीदगी से वजाहत की। डार्क वर्ल्ड के खिलाड़ियों के साथ गुफ्तो शनीद, इस खबर ने स्कोर्चिंग शाइन को भी दंग कर दिया। फिर इसने युआन टाकसुन की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि ब्लैक फुलियम का दिमाग ठीक काम कर रहा है? क्या मजाक है? डार्क वर्ल्ड का पोर्टल खिलने के साथ ही उधर वर्ल्ड के खिलाड़ी भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह थे जिन्होंने अभी ताज़ा गोश्त देखा हो। वो जिससे भी मिलेंगे इस पर झपट पड़ेंगे, गुफ्तो शनीद का इंतजार नहीं करेंगे। यही वजह थी कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स ने अपने मातहतों को पोर्टल से कम अज कम 10,000 गज दूर रहने का हुक्म दिया था, इस खौफ से कि वो उन खूनखार भेड़ियों के हाथों अपने मातहतों को खो देंगे। सैफ अली, ताहम, इसके बिल्कुल बरक्स कर रहे थे। स्टोन फॉरेस्ट सिटी के दिफा को मजबूत करने के बजाय उन्होंने ज़ाती तौर पर डार्क वर्ल्ड के खिलाड़ियों से राब्ता करने का बेड़ा उठाया था। वो सीधे पोर्टल की तरफ जा रहे थे, बुनियादी तौर पर खुद को तोहफे के तौर पर डार्क वर्ल्ड की फौज के सामने पेश कर रहे थे। यहां तक कि मुख्तलिफ सुपर पावर्स भी दंग रह गईं जब उन्हें जीरो विंग में मौजूद अपने जासूसों से सैफ अली के ताज़ा तरीन मंसूबे का पता चला। क्या हो रहा था? क्या जीरो विंग हथियार डालने वाला था? फ्रीडम होटल के अंदर एक और एडवांस्ड कमरे में अल्यूजरी, ऐसा लगता है कि जीरो विंग मुख्तलिफ सुपर पावर्स की मुदाखलत के बगैर ही तबाह हो जाएगा, क्रिम्सन एम्परर के खौफनाक आदमी ने कहा जब इसने अपने मातहत की रिपोर्ट पढ़ी। सर हिलाते हुए इसने बात जारी रखी, हमें इस जंग के खत्म होने के लिए 2 या 3 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सब कुछ गालिबन आज ही खत्म हो जाएगा। ये पागलपिन है। हम माहिरीन के एक पूरे उदर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। वो इस तरह का पागलपिन क्यों कर रहा है? अल्यूजरी वर्ड्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था जब इसने रिपोर्ट पढ़ी। जब सैफ अली ने सिर्फ चंद 100 खिलाड़ियों के साथ एक पूरे शहर को चैलेंज करने की कोशिश की थी तो उसने उनके कामयाब होने का एक इम्कान देखा था, लेकिन उधर वर्ल्ड के तमाम खिलाड़ियों को पसपा करने की कोशिश करना एक बेवकूफाना ख्वाब था। ये अब ऐसी ताकत नहीं थी जिस पर कोई इनफरादी ताकत काबू पाने की उम्मीद कर सके। जबकि अल्यूजरी वर्ड्स और बहुत से दूसरे सैफ अली की ताज़ा तरीन चाल पर हैरान थे। फ्यूरियस हार्ट, जो डार्क वर्ल्ड के खिलाड़ियों को कार्रवाई के लिए कायल करने में मसरूफ था, इसे खबर मिली। दिलचस्प। ऐसा लगता है कि ब्लैक फुलियम को वाकई लड़ाई से प्यार है।
वो जरूर सोच रहा होगा कि ये जंग डेमन सिटी की जंग जैसी होगी, फ्यूरियस हार्ट ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा लगाया। उम्मीद है कि वो डार्क वर्ल्ड की फौज को देखकर मोड़कर भागेगा नहीं। मैं नहीं चाहूंगा कि ये बहुत बोरिंग हो। खुशी से निहाल, फ्यूरियस हार्ट ने अपनी नजरें हमला आवर फौज की तरफ मोड़ दें जो पोर्टल से कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट में दाखिल हो रही थी। डार्क वर्ल्ड के लाखों खिलाड़ियों की इस फौज के सामने एक रियासत भी गिर जाएगी, जीरो विंग तो दूर की बात। इसके बाद फ्यूरियस हार्ट ने रिपोर्ट एक तरफ फेंक दी और अपनी टीम को पोर्टल के जरिए ले गया। जब डार्क वर्ल्ड के खिलाड़ी कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट पहुंचे तो फौज में एक हंगामा बर्पा हो गया। तो ये मैन बर्रे आजम है, लानत है। यहां करीब ही बहुत से नायाब कचधाते और जड़ी बूटियां मौजूद हैं। ये जगह हमारी है। डार्क प्लेयर्स कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट के खूबसूरत मनाजिर देखकर अपनी बढ़ती हुई जोशो खरूश को न रोक सके। वो फौरन ही आसपास के वसाइल वाले इलाकों पर कब्जा करना चाहते थे। यहां तक कि उधर वर्ल्ड की मुख्तलिफ ताकतों के आला ओहदेदारों ने भी अपनी आंखों में एक पुरजोश चमक के साथ अपने अर्द गिर्द देखा। उन्हें तस्लीम करना पड़ा कि कोल्ड स्प्रिंग फॉरेस्ट डार्क वर्ल्ड के लेवल 100 के नक्शों से कहीं ज्यादा आला मेयार का था। जब तक वो इन वसाइल को जमा कर सकते थे, न तो उनकी इनफरादी तरक्की और न ही उनके गिल्ड्स की तरक्की कोई मसला होगी। इससे पहले कि डार्क वर्ल्ड के बाशिंदे जश्न में न पाते, उन्होंने दूर से एक जोरदार गरज सुनी, एक गहरी गुड़गड़ाहट जो इस वादी में गूंज रही थी जहां पोर्टल वाक़ था। हर कोई आवाज की समत मुड़ा। डार्क प्लेयर्स ने फिर दूर से 5 देव हैकल ह्यूलों को अपनी तरफ उड़ते हुए देखा। जैसे जैसे गरज बढ़ती गई, वो उड़ने वाले जिन्नात की तफसीलात पहचानने लगे। क्या वो फ्लाइंग शिप्स हैं? करीब से देखने और ये महसूस करने पर कि वो क्या चीजें थीं, हर कोई दंग रह गया। वो 5 फ्लाइंग शिप्स बहुत ज्यादा देव हैकल थीं। उन्होंने जो सबसे बड़े फ्लाइंग माउनेट्स देखे थे, वो उन फौलादी जिन्नात के सामने मामूली लग रहे थे। जैसे ही वो 5 फॉर्मेशन में उड़े, उन्होंने अमली तौर पर आसमान को ढांप लिया। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अगर आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।